स्क्रीन शो हो रही है सबको? चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स। कल हम लोगों ने एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में पढ़ा था और हमने ऑलमोस्ट फंजाई की सारी ड्रग्स को कवर किया था। आज हम लोग एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स पढ़ेंगे और एंटी हेलमिंथ ड्रग पढ़ेंगे। ये आपकी पैरासाइटोलॉजी का जो पोर्शन है, बेसिकली माइक्रो में उन उन ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए ड्रग्स हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोटोजोआ है ये क्या होता है और हेलमिंथ क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली ये दोनों ही पैरासाइट्स हैं, लेकिन जो प्रोटोजोआ है ये यूनिसेलुलर पैरासाइट है। ठीक है, यूनिसेलुलर है, मतलब कि ये सिर्फ एक सेल के ऊपर, जिसका प्लाज्मोडियम है ना, मलेरिया किसके थ्रू स्प्रेड करता है? पैरासाइट क्या होता है मलेरिया का? प्लाज्मोडियम इज द पैरासाइट ऑफ द मलेरिया। ठीक है, अच्छा, तो आप देखें कि जो जो प्रोटोजोआ होते हैं ना वो यूनिसेलुलर होते हैं, बिल्कुल इस तरह। ठीक है, सिंगल सेल के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। लेकिन जो हेलमिंथ्स होते हैं वो प्रॉपर एक वर्म होते हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। आपने सुना होगा कि कहते हैं कि पेट में कीड़े पड़ गए, इसके पेट में कीड़े हैं इसलिए इसको जो है खाना जो है वो उसके कीड़े खा जाते हैं, इसको कुछ लगता ही नहीं है। तो बेसिकली वो जो कीड़े हैं वो हेलमिंथ्स होते हैं, वर्म्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो जो वर्म्स होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनको क्या कहते हैं? हेलमिंथ्स कहते हैं। और जो यूनिसेलुलर होते हैं इस तरह बिल्कुल डॉट डॉट, उन पैरासाइट्स को हम प्रोटोजोआ कहते हैं। ये बात समझ आई है? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स। सबसे पहले एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स में आपने जितने भी पैरासाइट्स पढ़ने हैं उनके अगेंस्ट हम आज मेडिकेशंस पढ़ेंगे। लेकिन पैरासाइट्स में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मोस्ट कॉमनली अक्रिंग पैरासाइट जो होता है वो होता है मलेरिया। बेसिकली मलेरिया इज नॉट अ पैरासाइट, मलेरिया एक डिजीज है जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट के स्प्रेड होने की वजह से हो जाती है। तो हमने आज एंटी मलेरियल ड्रग्स को डिस्कस करना है। वन बाय वन हम सारी पैरासाइटिक ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंटी मलेरियल ड्रग्स। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, किसी को अंदाजा है इसकी कितनी स्पीशीज होती हैं? इसकी 4 से 5 स्पीशीज होती हैं। आपको पता है कि जो मलेरिया जो प्लाज्मोडियम होता है, अभी ठीक हो जाती है वॉइस, 1 मिनट बस। अब आ रही है ठीक आवाज? मेरी आवाज अब ठीक आ रही है? अब ठीक आ रही है? अच्छा, सो जो मैं बता रही थी कि जो प्लाज्मोडियम होता है ये सिर्फ और सिर्फ इसकी एक टाइप नहीं होती, जिस तरह कुछ बच्चे कहते हैं कि सिर्फ प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम होता है इसकी वजह से मलेरिया हो जाता है। लेकिन प्लाज्मोडियम जो होता है इसकी मैनी टाइप्स होती हैं, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ये 4 जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, इनमें से सबसे पहले होती है विविक्स, इसको वाइवेक्स भी पढ़ सकते हैं। दूसरी होती है ओवेल। थर्ड नंबर पे आती है फैल्सीपैरम। फोर्थ पे आती है मलेरी। ठीक है, ये 4 स्पीशीज होती हैं प्लाज्मोडियम की। अब आपको पता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है ये बेसिकली रेड ब्लड सेल्स को जाके अफेक्ट करता है और वहां पे उनकी डिस्ट्रक्शन करवाता है। ठीक है, तो अब इन स्पीशीज का होने का मकसद क्या था? जो विवेक्स एंड ओवेल है ना, ये जो है, ये जो जो न्यूली फॉर्म रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनके अंदर अभी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं ये उन
जो मलेरिया होता है ना, वो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स जो कि ओल्ड हो चुके होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, कौन से रेड ब्लड सेल्स जो कि ओल्ड हो चुके होते हैं, उनके ऊपर जाके टारगेट करता है और इनकी डिस्ट्रक्शन करवाता है। इन सब में जो सबसे लीथल स्पीशी है प्लाज्मोडियम की, वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये क्या है, ये बहुत बादशाह चीज है, ये हर तरह के रेड ब्लड सेल्स को जाके टारगेट करती है और उनकी डिस्ट्रक्शन करवा देती है। ये क्या करेगी, ये आपके जो अभी इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होंगे उनको भी डिस्ट्रॉय करवाएगी, जो अभी जिनके पास न्यूक्लियस होगा थोड़े से मेच्योर होंगे उनको भी डिस्ट्रॉय करवाएगी, और जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वोर्न आउट रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये उनको भी डिस्ट्रॉय करवाएगी, उनकी भी डिस्ट्रक्शन करवा देगी। इसलिए प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से जो मलेरिया होता है ये बहुत लीथल होता है, और इसके अगेंस्ट हमें फौरी तौर पे मेडिकेशन स्टार्ट करना पड़ती है। अदरवाइज ये मलेरिया जो होता है आपके ब्रेन में चला जाता है और सेरिब्रल मलेरिया करवा देता है। हाँ, ये जो आप लोग, ये जो टर्शियन और क्वार्टर्न लिखा हुआ है ना, ये अभी आप लोग माइक्रो में पढ़ेंगे। बेसिकली इसका ये होता है, इनके लाइफ साइकिल का है कि जब रेड ब्लड सेल रप्चर करता है तो ये विवेक्स, ओवेल और मलेरिया जो हैं ये 48 आवर्स के बाद रेड ब्लड सेल को रप्चर करते हैं और उसमें से रिलीज होते हैं, ठीक है। और ये जो प्लाज्मोडियम फेल्स जो होती है, सॉरी, विवेक्स, ओवेल और फैल्सीपैरम, ये 48 आवर्स के बाद रप्चर करते हैं रेड ब्लड सेल्स को, उनमें से बर्स्ट आउट होते हैं आफ्टर रेप्लिकेशन। और जो मलेरिया होता है ये 72 आवर्स के बाद जो है रेड ब्लड सेल को रप्चर करता है और उसमें से जो होता है बाहर आता है। ये आप लोग माइक्रो में डिस्कस करेंगे, अभी फार्मा में इनका कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। ये चारों स्पीशीज सबको क्लियर है। विवेक्स होता है, ओवेल होता है, फैल्सीपैरम होता है एंड मलेरिया होता है। जो फैल्सीपैरम है ये सबसे लीथल स्पीशी होती है और ये बहुत खतरनाक होती है, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये सेरिब्रल मलेरिया कॉज करवा देती है, और सेरिब्रल मलेरिया इज अ वेरी लीथल कंडीशन फॉर अ ह्यूमन बॉडी। अच्छा, अब हम लोगों ने इसकी टाइप्स पढ़ ली कि ये इसकी टाइप्स हैं। अब हम ड्रग स्टार्ट करने से पहले, जिस तरह कल हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि फंजाई का स्ट्रक्चर सारा स्टडी किया था और उसके बाद हमने जाके ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस देखे थे। इसी तरह ही मलेरिया को किल करने के लिए इट इज नेसेसरी कि हमें मलेरिया का लाइफ साइकिल पता हो, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले क्या होगा कि ये मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो है, इसके पास क्या होता है, इसके पास ना प्लाज्मोडियम होता है इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड बेसिकली हम ये कह सकते हैं प्लाज्मोडियम की वो स्टेज है या वो फॉर्म है जो कि ह्यूमंस के अंदर मलेरिया कॉज करवा सकती है। अब क्या होगा, ये जो है मॉस्किटो ये आएगा और यहाँ पे ह्यूमन को आके बाइट कर देगा या किसी भी बॉडी के पार्ट में। आवाज फिर से डिस्टॉर्ट हो गई है, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, तो ये मॉस्किटो आया, मॉस्किटो आया, उसके उसके स्लाइवा में स्पोरोजोइड थे। स्पोरोजोइड किसके थे? प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड्स थे। आप इसको इस तरह कर लें कि स्पोरोजोइड जो है ना, प्लाज्मोडियम की वो स्टेज है जो कि ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन कॉज करवा सकती है मलेरिया का, ठीक है। इसने क्या किया, जैसे ही ह्यूमन को बाइट किया, इसने ब्लड सक किया और जो इसका सलाइवा ह्यूमन की बॉडी के अंदर गया, उसकी वजह से उस सलाइवा में थे स्पोरोजोइड्स, वो ह्यूमन के ब्लड के अंदर एंटर हो गए। ब्लड से ये सबसे पहले जो है लिवर के अंदर जाएंगे, ठीक है। लिवर के अंदर जाएंगे और लिवर में ये वाला जो साइकिल आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको इस साइकिल को एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, इसने बाइट किया, बाइट करके ये ब्लड में गए, ब्लड से लिवर में गए, लिवर के सेल्स में जब ये जाएंगे तो लिवर के सेल के अंदर ये अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे। इतना ज्यादा ये देखेंगे, जो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे। जब ये अपने आप को इतना ज्यादा रेप्लिकेट कर लेंगे तो ये अपने आप को एक वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लेंगे। ये जो आपको वैक्यूल नजर आ रहा है, इस वैक्यूल को हम कहेंगे शिजोन्ट, ओके। अब क्या ब्लड सेल के ऊपर जाके अफेक्ट करना है, तो ये शिजोन्ट
क्या करेगा, ये शिजोन बेसिकली क्या है, एक हम कह सकते हैं वैक्यूल है जिसके अंदर बहुत सारे जो हैं हम कह सकते हैं कि जो स्पोरोजोइड थे ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू मीरोजोइड। जब लीवर के अंदर जाते हैं ना तो स्पोरोजोइड मीरोजोइड में कन्वर्ट होते हैं, और जो मीरोजोइड होते हैं वो असल में इस वैक्यूल के अंदर रैप हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस मीरोजोइड वाले शिजोन ने इस लीवर को लीव करना था। जब ये इस लीवर को लीव करेगा तो ये अपने शिजोन को रप्चर करेगा। जैसे ही शिजोन रप्चर होगा तो ये जो ब्लू कलर के जो मीरोजोइड्स हैं ये फौरन से ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जैसे ही ये ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ब्लड में क्या पड़े होंगे, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और मलेरिया का तो टारगेट ही रेड ब्लड सेल्स है। शिजोंट क्या है बेटा, शिजोंट की आप कह सकते हो एक वैक्यूल है या एक रैपर है जिसके अंदर सारे के सारे जो इसकी रेप्लिकेटेड मीरोजोइड्स थे वो अंदर जो हैं वो मतलब उसने अंदर पैक कर लिया उनको। ठीक है, अब ये शिजोंट जो है रप्चर होगा इसके अंदर से बहुत सारे मीरोजोइड्स निकलेंगे। मीरोजोइड्स क्या करेंगे, फौरन से जाके हमारे ब्लड में रिलीज हो जाएंगे, ब्लड में रेड ब्लड सेल पड़े होंगे, ये मीरोजोइड जो होंगे रेड ब्लड सेल को टारगेट करेंगे। अब क्या होगा, ये मीरोजोइड जो है इस रेड ब्लड सेल के अंदर चला गया। अब ये रेड ब्लड सेल है जिसके अंदर क्या है, मीरोजोइड। अब जब मीरोजोइड रेड ब्लड सेल के अंदर जाएगा तो वो अपनी शेप चेंज कर लेगा, वो रिंग शेप बन जाएगा। ये आपको डायग्राम में भी नजर आ रही होगी, ये देखिए रिंग बनी हुई है इसकी ये। तो जब ये रिंग शेप में जाएगा तो इसका हम नाम चेंज कर देंगे इनटू ट्रोफोजोइड। ठीक है, अब ये ट्रोफोजोइड जो है मैच्योर होगा, तो रेड ब्लड सेल के अंदर ही ये सारा काम हो रहा है। ये मैच्योर होगा, ये मैच्योर ट्रोफोजोइड बन गया। अब बेसिकली अगर आप लोग देखें तो ये ट्रोफोजोइड मीरोजोइड ही था, बस इसकी थोड़ी सी शेप ही चेंज हुई थी, रिंग शेप हो गया था मीरोजोइड, तो हमने उसको ट्रोफोजोइड का नाम दे दिया था। अब इस रेड ब्लड के अंदर ट्रोफोजोइड्स हैं या मीरोजोइड्स हैं वो रेप्लिकेट करेंगे, ये जो आपको ब्लू ब्लू नजर आ रहे हैं। ठीक है, रेप्लिकेट करेंगे और फिर से वैक्यूल के अंदर जो है अपने आप को पैक कर लेंगे। रेड ब्लड सेल है उसके अंदर एक वैक्यूल है जिसको हम शिजोंट कहते हैं, और उस शिजोंट के अंदर बहुत सारे मीरोजोइड्स हैं। ये मीरोजोइड्स अब क्या होगा, अब ये रेड ब्लड सेल रप्चर होगा। जब ये रेड ब्लड सेल रप्चर होगा तो इसके अंदर से बहुत सारे मीरोजोइड्स निकलेंगे। ये मीरोजोइड्स फर्दर रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जाके अटैच होंगे और मजीद रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। यहां तक समझ आया? मैं इसको दोबारा भी रिपीट करूंगी, अभी आप लोग एक बार सुन लें, फिर मैं इसको एक बार दोबारा रिपीट करूंगी आप सबके लिए। ठीक है, अच्छा, अब ये कॉन्टिन्यूसली हो रहा होगा, रेड ब्लड सेल रप्चर करेंगे, उसमें से मीरोजोइड्स निकलेंगे और क्या होगा, मजीद रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाएंगे मीरोजोइड्स। जितने ज्यादा मीरोजोइड्स होंगे उतने ज्यादा रेड ब्लड सेल जो होंगे वो उनको उनको जाके टारगेट करेंगे, उतने ज्यादा दोबारा से मीरोजोइड्स जो शिजोन जो होंगे रप्चर होंगे और उतने ज्यादा मीरोजोइड्स दोबारा बनेंगे। ठीक है, ये तो काम हो रहा है उस पेशेंट के अंदर जिसके अंदर मलेरिया हुआ है। अब उस पेशेंट के अंदर एक और काम भी होता है, जब ये ट्रोफोजोइड जो होते हैं मैच्योर होते हैं तो एक तरफ तो ये शिजोंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये गेमेटोसाइट में कन्वर्ट क्यों हुए, अब इस अगर मलेरिया के पेशेंट को कोई नॉर्मल मलेरिया के पेशेंट का ब्लड सक करेगा, अब आवाज क्लियर आ रही है, नेट को क्या इशू है? ये साइकिल आवाज आ रही है मेरी?
अच्छा, यहाँ तक ये एक्स्ट्रा एक्सोएरिथ्रोसिटिक साइकिल समझ आया है, लिवर के अंदर जो हो रहा था। ठीक है, उसके बाद जब लिवर से ये शिजोन रप्चर होगा तो ये रेड ब्लड सेल के ऊपर जाएगा, और रेड ब्लड सेल के अंदर जाके अपनी शक्ल को चेंज कर लेगा। जब उसकी शक्ल चेंज होगी तो हम इस मीरोजोइट को ट्रोफोजोइट का नाम दे देंगे। अब ये जो ट्रोफोजोइट है ये थोड़ा सा मेच्योर होगा। अगर अब आप लोग देखें तो ये जो ट्रोफोजोइट था ये बेसिकली मीरोजोइट ही था, जिसकी थोड़ी सी शेप चेंज हुई थी तो हमने इसको ट्रोफोजोइट का नाम दे दिया था। अब ये जो ट्रोफोजोइट्स हैं ये मजीद रेप्लिकेट करेंगे, ये इतना ज्यादा रेप्लिकेट करेंगे कि फिर से शिजोन बन जाएगा। अब ये शिजोन दोबारा रप्चर होगा, ये रप्चर होगा और फिर से क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जाके टारगेट करेगा और रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। इसमें जितने भी शिजोन जो होंगे, नंबर ऑफ शिजोन जो होंगे वो रप्चर होते जाएंगे, उतने ज्यादा मीरोजोइट्स निकलते जाएंगे, और हर मीरोजोइट जो होगा रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर होता जाएगा और रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता जाएगा। ठीक है, एक तरफ बॉडी के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है, दूसरी तरफ जो कुछ ट्रोफोजोइट्स होते हैं वो गेमिटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो गेमिटोसाइट होता है, अब ये क्यों इसमें क्यों कन्वर्ट हुए, क्योंकि अब जो प्लाज्मोडियम था इसने अपना साइकिल कंटिन्यू भी तो रखना था। तो अब कभी मॉस्किटो जो है इस मलेरिया वाले पेशेंट को आके जब बाइट करेगा तो इस मलेरिया वाले पेशेंट के ब्लड के अंदर क्या होगा, गेमिटोसाइट होंगे। जब ये मॉस्किटो, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल और हेल्दी मॉस्किटो था, इसने आके इस पेशेंट को यहाँ पे आके बाइट किया। अब इस पेशेंट के अंदर गेमिटोसाइट थे इसके ब्लड के अंदर, अब यही गेमिटोसाइट इस नॉर्मल जो मॉस्किटो है इसके पास चले जाएंगे। ठीक है, अब इस मॉस्किटो के पास जब गेमिटोसाइट होंगे तो वो इसकी बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गेमिटोसाइट आपस में, मैक्रो और माइक्रो गेमिटोसाइट आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके ये डिफरेंट स्टेजेस से पास आउट करेंगे और फिर जो होगा इनके अंदर स्पोरोजोइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये स्पोरोजोइट जो है अब इस साइवा के अंदर प्रेजेंट होगा। अब ये वाला मॉस्किटो जब दोबारा किसी नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगा तो उस ह्यूमन के अंदर मलेरिया साइकिल की, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है असल में, सबसे लेंथी साइकिल है आपकी पैरासाइटोलॉजी का, लेकिन मुश्किल नहीं है। तो इस तरह जो जो आपका, आप कह सकते हैं कि जो आपका मतलब मलेरिया होता है इसके दो जो होते हैं साइकिल चल रहे होते हैं। एक इसका साइकिल होता है लिवर के अंदर जिसको कहते हैं एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल, क्योंकि ये रेड ब्लड सेल के बाहर है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए ना, अगर मॉस्किटो आता है तो वो सिर्फ एक या दो जो है वो स्पोरोजोइट्स को इंजेक्ट करेगा ह्यूमन की बॉडी के अंदर। अब ये एक या दो स्पोरोजोइट्स जो हैं ये तो डिजीज नहीं करवा सकते। अब ये एक दो स्पोरोजोइट्स लिवर के अंदर जाएंगे और अपनी मैनी कॉपीज बनाएंगे। जब इनकी मैनी कॉपीज बनेंगी तो शिजोन रप्चर करेगा, और शिजोन जो होगा मैनी रेड ब्लड सेल्स को जाके टारगेट करेगा और रेड ब्लड सेल्स को रप्चर करेगा। ठीक है, तो एक इसका एक्सोरिथ्रिक साइकिल होता है और एक इसका एरिथ्रोसिटिक साइकिल होता है। अब क्या है, अब ये जो इसका ये वाला साइकिल है ना जिसमें जो इसके जो शिजोन थे वो रप्चर होने थे। ठीक है, लिवर में भी और रेड ब्लड सेल में भी जो शिजोन रप्चर होते हैं इस साइकिल को हम कह देते हैं ये शिजोन्टिक साइकिल है। ठीक है, और जो ये गैमेट्स थे इनका बनने का प्रोसेस था और मॉस्किटो ने बाइट करना था इन गैमेट्स को, मतलब इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। तो इस वाले साइकिल को जो हम कहते हैं वो इस साइकिल को कहते हैं स्पोरोगनी साइकिल। क्योंकि ये स्पोरोगनी इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्टीमेटली इन गेमिटोसाइट में जाके स्पोरोजोइट्स बनना होता है, इसलिए इनको स्पोरोगनी कहते हैं, स्पोरोगनी साइकिल। और ये जो होते हैं इस साइकिल से दो पैटर्न्स मिल गए। अगर हमें मलेरिया का इन्फेक्शन फिर से अनस्टेबल हो गया, अभी तक साइकिल क्लियर हुआ है सबको?
सब स्टूडेंट्स मुझे बताएं चैट बॉक्स में, वरना मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि जब तक ये साइकिल नहीं आएगा आपको आज मलेरिया वाली ड्रग समझ नहीं आएंगी। ठीक है, आई थिंक सबको समझ आ गई है। तो अब हमें दो पैटर्न्स मिल गए। एक हमें पैटर्न ये मिल गया कि हम शिजोन जो है, ये जो रप्चर हो रहे हैं, बेसिकली ये इन्फेक्शन कॉज करवा रहे हैं रेड ब्लड सेल के ऊपर। हम इन शिजोन्स को हम रप्चर होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। एक हम काम ये कर सकते हैं ताकि जो है ना शिजोन रप्चर होंगे, ना ही इनकी फर्दर कॉपीज बनेंगी, ना ही फर्दर रेड ब्लड सेल जो हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे। एक काम ये हो सकता है। दूसरा काम ये हो सकता है कि हम इस पेशेंट को तो ट्रीट कर लेंगे मलेरिया से, लेकिन हो सकता है ना कि ये जो पेशेंट है ये खुद तो ट्रीट हो जाए, लेकिन ये दूसरे पेशेंट्स के लिए जो है इन्फेक्शन स्प्रेड होने का कॉज बन जाए, क्योंकि इसके ब्लड के अंदर तो गेमेटोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। और अब जब कभी भी मॉस्किटो इसके ब्लड को बाइट करेगा तो उसके ब्लड वो ब्लड के थ्रू गेमेटोसाइट्स ले जाएगा, और मॉस्किटो के अंदर एबिलिटी होती है कि वो माइक्रो और मैक्रो गैमीट को फ्यूज करके स्पोरोजोइट्स बना सकें। ठीक है, तो इस तरह अब ये वाला जो मॉस्किटो है, ये वाला मॉस्किटो अब जाके किसी नॉर्मल हेल्थी पर्सन को बाइट करेगा तो उसको मलेरिया हो जाएगा। ये पर्सन तो खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी और पर्सन को मलेरिया कॉज हो जाएगा। तो हमने ये काम करना होता है कि हम इसको पर्सन को ट्रीट भी करें, डिस्ट्रॉय भी करें, ताकि फर्दर ये इन्फेक्शन जो ट्रांसमिट हो रहा था ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो। ठीक है, तो इस तरह हमने ये दो टारगेट्स बनाए ताकि हम मलेरिया के इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकें। अब सब बच्चों को क्लियर है? फिर मैं आगे फर्दर हम ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। चलिए, अब ये था ओवरऑल साइकिल जो मलेरिया का बहुत लेंथी सा लंबा सा साइकिल था। अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो हम ये देखें। एक होती है, हमने दो तरह की ड्रग्स बनाई। एक ड्रग है शिजोंटिसाइड जो कि इनके शिजोंट को, ब्लड के अंदर शिजोंट को किल करेंगी। ठीक है, ताकि मजीद मीरोसाइट्स जो हैं वो वहां से जो है वो मतलब रप्चर जब शिजोंट होगा तो वहां से बाहर ना निकले और फर्दर रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट ना करें। ठीक है, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं स्पोरोंटिसाइड्स। ये इनको इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि स्पोरोजोइट्स की वजह से इनको नाम दिया जाता है। और इन्होंने क्या करना होता है, जो गेमिटोसाइट रेड ब्लड के अंदर होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना होता है और फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ द मलेरिया को प्रिवेंट करना होता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जो साइकिल है ना, अब हमने 4 स्पीशीज पढ़ी थी मलेरिया की, विवेक्स, ओवेल, फेल्सीपैरम एंड मलेरी। इसमें से जो सबकी सब स्पीशीज है ना, जिसमें फेल्सीपैरम है और जो मलेरी स्पीशी है, वो क्या करती है, पहली बार लिवर में एंटर होती है और फिर ब्लड में आ जाती है हमेशा के लिए, और ब्लड को ही अफेक्ट करती है। लेकिन जो विवेक्स और ओवेल की स्पीशीज हैं वो क्या करती हैं, लिवर में एंटर हुई, अपनी कॉपीज बनाई, ब्लड में एंटर हुई, ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय किया और चुपके से जाके दोबारा से लिवर सेल्स के अंदर जाके छुप के बैठ जाती हैं। अब क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम उस पेशेंट को ब्लड शिजोंटिसाइड दे देते हैं, उस पेशेंट के ब्लड के अंदर से मलेरिया को किल कर देते हैं। लेकिन उस पेशेंट के लिवर के अंदर छुपे हुए जो होते हैं विवेक्स और ओवेल की ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, दोबारा से आते हैं, निकलते हैं चुपके से और लिवर में अपनी आप कॉपीज बनाते हैं और दोबारा से ब्लड में आके इन्फेक्शन कर देते हैं। हम तो कहते हैं कि हमने तो इस पेशेंट का ब्लड का शिजोंटिसाइड किल कर दिया था, लेकिन इस पेशेंट के अंदर दोबारा मलेरिया क्यों हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि किस स्पीशी ऑफ द मलेरिया प्लाज्मोडियम ने इन्फेक्शन कॉज किया है। अगर तो उसको इन्फेक्शन फैल्सीपैरम और मलेरी की वजह से हो रहा है तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ ब्लड शिजोंटिसाइड देंगे ताकि वो ब्लड में शिजोंट को किल कर दे और इन्फेक्शन क्योर हो जाए। लेकिन अगर उसको विवेक्स और ओवेल ने इन्फेक्ट किया है तो हम ब्लड शिजोंटिसाइड देने के साथ साथ टिश्यू शिजोंटिसाइड भी देंगे। ये टिश्यू शिजोंटिसाइड क्या करेगा, इसके लिवर के अंदर जो छुप के विवेक्स और ओवेल के ऑर्गेनिजम्स बैठे थे उनको भी जाके किल कर देगा। जब ये भी किल हो जाएंगे तो अब इस पेशेंट के अंदर कोई चांस ही नहीं है कि मलेरिया आए, प्लाज्मोडियम आए और इसके अंदर मलेरिया कोज करवाए।
ये पॉइंट क्लियर है? गेमेटोसाइट ब्लड में कुछ भी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसको जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो ब्लड में मीटोसाइट ट्रांसफर हो जाएगा इनटू द मॉस्किटो। इस तरह प्लाज्मोडियम का जो साइकिल होता है वो कंटिन्यू रहता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस साइकिल को ही इनहिबिट कर दें तो फिर क्या होगा, आगे फर्दर इसकी ट्रांसमिशन रुक जाएगी। अब हम वन बाय वन एंटी मलेरियल ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली हमारी एंटी मलेरियल ड्रग है वो है क्लोरोक्वीन। जो क्लोरोक्वीन है ये हम कह सकते हैं सबसे सिंपलेस्ट ड्रग है, और ये फैल्सीपैरम जो सबसे लीथल स्पीशी है प्लाज्मोडियम की, उसके अगेंस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। जो माइल्ड सा सिंपल लेस सेंसिटिव सा मलेरिया होता है नॉन फैल्सीपैरम, उसके लिए हम ये ड्रग यूज करते हैं क्लोरोक्वीन। लेकिन अब ना असल में इस ड्रग के अगेंस्ट बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ गई है, तो हम क्लोरोक्वीन यूज ही नहीं करते। बहुत कम है कि हम इस ड्रग को यूज करें। अब इससे बहुत अच्छी अच्छी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत 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 बार पूछा जाता है, तो हमने इस ड्रग को डिस्कस करना है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप सबने बहुत ध्यान से देखना है। अच्छा, नॉर्मली पता है क्या हो रहा होता है, ये एक रेड ब्लड सेल है, ठीक है। नॉर्मली ये होता है कि प्लाज्मोडियम जो होता है रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर होता है। ये प्लाज्मोडियम रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर हो गया, ये रेड से कलर में। रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर होकर ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, रेड ब्लड सेल के अंदर एक वैक्यूल बना लेता है, ठीक है। ये बड़ा सा एक वैक्यूल बना लेता है। अब क्या करता है ये वैक्यूल जो है इस रेड ब्लड सेल के अंदर जितना भी हीमोग्लोबिन होता है वो अपने वैक्यूल के अंदर लेना शुरू कर देता है, इस तरह। तो जितना भी रेड ब्लड सेल का हीमोग्लोबिन होता है वो इस वैक्यूल के अंदर आ जाता है। ये आपको पिंक कलर में नजर आ रहा है, ये ना रेड ब्लड सेल है, ठीक है। और ये जो ग्रे कलर में नजर आ रहा है आपको, ये बेसिकली वैक्यूल है प्लाज्मोडियम का। अब क्या हुआ, अब जब इस प्लाज्मोडियम के वैक्यूल ने रेड ब्लड सेल से सारे का सारा हीमोग्लोबिन अपने अंदर ट्रैप कर लिया, तो ये क्या करता है, क्योंकि इसने रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसका हीमोग्लोबिन लेगा और इस हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देगा टू पोर्शंस में, हीम और ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना होता है, हीम से और ग्लोबिन से। जो ग्लोबिन होगी वो टूट जाएगी अमाइनो एसिड्स में, और अमाइनो एसिड फिर फर्दर यूज हो जाएंगे बॉडी के अंदर। लेकिन ये जो हीम होती है ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है फॉर द वैक्यूल ऑफ दिस प्लाज्मोडियम। तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है इस हीम की कंसंट्रेशन को कभी भी बियर नहीं कर सकता। ये बहुत चालाकी करता है और फौरन से इस हीम को हीमाजोइन में कन्वर्ट कर देता है। ये नॉर्मली हो रहा होता है जब रेड ब्लड सेल की हीम हीमाजोइन में कन्वर्ट हो जाती है, तो क्या होता है, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये जो प्लाज्मोडियम था ये फर्दर इसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल जाते हैं और ये फर्दर रेप्लिकेट होने के काबिल हो जाता है। इस तरह नॉर्मली मलेरिया जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर इंफेक्शन कॉज कर रहा होता है। अब हम भी बहुत तेज हैं, हमने क्या किया, हमें पता चल गया कि जो हीम की कंसंट्रेशन है ये इसके लिए बहुत नुकसानदेह है। अगर हीम इसके फूड वैक्यूल के अंदर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा तो ये इसके लिए बहुत टॉक्सिक है। हम क्या करते हैं, हमने ऐसी ड्रग बनाई क्लोरोक्वीन जो कि आके इसके इस स्टेप को इनहिबिट कर देगी। जब ये स्टेप इनहिबिट होगा तो जो हीम ने हीमाजोइन में कन्वर्ट होना था वो कन्वर्ट नहीं होगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, प्लाज्मोडियम के वैक्यूल के अंदर हीम की कंसंट्रेशन रेज कर जाएगी। जब हीम की कंसंट्रेशन रेज होगी तो प्लाज्मोडियम का जो वैक्यूल था वो अनस्टेबल हो जाएगा, उसके लिए टॉक्सिक था वो हीम। और प्लाज्मोडियम का जो फूड वैक्यूल था उसके साथ साथ प्लाज्मोडियम की भी डेथ हो जाएगी और पैरासाइट किल हो जाएगा। इस तरह क्लोरोक्वीन जो थी वो मलेरिया के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती थी बाय किलिंग द प्लाज्मोडियम। ये समझ आया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन?
इसकी एक एनिमेशन देखते हैं, उससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन शो हो रही है सब स्टूडेंट्स को? ये देखें, ये क्या है, ये रेड ब्लड सेल है, ठीक है। अब ये रेड ब्लड सेल की ये जो है रेड वाली मेम्ब्रेन है। अब ये मेम्ब्रेन ओपन होगी, इसके अंदर स्क्रीन शो हो रही है सबको? ठीक है, मेरी आवाज भी ठीक आ रही है? ये देखें, ये रेड ब्लड सेल है, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल की रेड रेड सी इसकी मेम्ब्रेन है। अब क्या है, अब ये देखें, ये ये रेड ब्लड सेल हमने अंदर से खोल के देखा है। ये इसके अंदर येलो कलर में प्लाज्मोडियम गया हुआ है, और ये ग्रे कलर में प्लाज्मोडियम का वैक्यूल है, फूड वैक्यूल है, ठीक है। अब इस फूड वैक्यूल ने क्या करना है कि हीमोग्लोबिन जितना भी रेड ब्लड सेल का होगा उसको अपने अंदर स्टोर कर लेना है। ये देखें, अभी पहले ये नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन दिखाएंगे, और उसके बाद हम इसमें क्लोरोक्वीन का एक्शन देखेंगे। ये फूड वैक्यूल है, ठीक है। फूड वैक्यूल के अंदर क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। ये देखें, ये फूड वैक्यूल बड़ा हो गया। सबसे पहले क्या है, हीमोग्लोबिन, फूड वैक्यूल ने हीमोग्लोबिन को ट्रैप कर लिया था अपने अंदर। इस फूड वैक्यूल ने हीमोग्लोबिन को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन से क्या हुआ, अमाइनो एसिड बन गया। उसके बाद इसने बहुत तेजी के साथ चालाकी करके इस हीम को कन्वर्ट कर दिया इनटू हीमाजोइन। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने क्लोरोक्वीन ड्रग दी, उसने क्या किया, इस स्टेप को आके, ये देखिए, इस स्टेप को आके प्रिवेंट कर दिया, इनहिबिट कर दिया, ब्लॉक कर दिया। जब ये स्टेप ब्लॉक हो गया तो वैक्यूल के अंदर क्या एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया, हीम। ये हीम जो थी ये साइटोटॉक्सिक थी, इसके लिए एज अ रिजल्ट क्या हुआ, ये देखें, ये हीम जो थी इसके लिए साइटोटॉक्सिक थी। एज अ रिजल्ट ये पैरासाइट डेथ हो जाएगी, और रेड ब्लड सेल जो होगा वो ठीक हो जाएगा, फ्री हो जाएगा फ्रॉम द पैरासाइट। ये एनिमेशन समझ आई है? सबको समझ आई है इस एनिमेशन की? क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मोस्ट ऑफनली वाइवा में भी पूछा जाता है और आपसे लिखने के लिए भी आ जाता है। हाँ, रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि क्या होगा, उनका जो हीमोग्लोबिन था वो तो तोड़ दिया बेचारे का प्लाज्मोडियम ने उनको हीम और ग्लोबिन। तो ये दोबारा से स्प्लीन में जाएंगे और टूट जाएंगे, और बोन मैरो दोबारा से नया रेड ब्लड सेल बना देगा। आई थिंक सबका क्लियर है। अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था, सबको यहाँ पे समझ आ गई है ना? ले अब इसकी जो यूज है ना, वो मैंने आपको पहले भी बताया, ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर एक्यूट। हीमोजोइन को बेसिकली, जो हीमोजोइन होता है वो प्लाज्मोडियम के लिए टॉक्सिक नहीं होता, ठीक है। तो हीमोजोइन जो होता है वो प्लाज्मोडियम उसको यूज करके अपना न्यूट्रिशन लेता है और अपनी रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा होता है। इस तरह हीमोजोइन जो होता है उसको बेनिफिट दे रहा होता है। अच्छा, इसका क्लिनिकल यूज क्या है? ये ना ड्रग ऑफ चॉइस होती है सिर्फ और सिर्फ माइल्ड और जो बहुत ज्यादा सिंपल मलेरिया का इन्फेक्शन होता है ना उनके अगेंस्ट। नॉन फैल्सीपैरम होना चाहिए और फैल्सीपैरम नॉन रेजिस्टेंट होना चाहिए। अब आपको पता है कि फैल्सीपैरम जो है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करवाते हैं मलेरिया का, तो अब बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि ना फैल्सीपैरम से रेजिस्टेंट हो चुकी हैं। तो अब हमें नई से नई ड्रग बनानी पड़ रही है ताकि हम फैल्सीपैरम जो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा खतरनाक है और इसको सबसे ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी आपको कभी सिनेरियो बन के आएगा ना क्लोरोक्वीन का, उसमें ये 3 बातें जरूर मेंशन होंगी कि जो इन्फेक्शन है वो नॉन फैल्सीपैरम प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है,
वो नॉन फैल्सीपैरम जो है नॉन रेजिस्टेंट स्पीशी है, मतलब ऐसा फैल्सीपैरम है जो कि किसी भी चीज से रेजिस्टेंट नहीं है, कोई भी ड्रग देंगे वो फैल्सीपैरम जो है वो किल हो जाएगा, या फिर वो फैल्सीपैरम ही नहीं है, या फिर नॉन रेजिस्टेंट है। और तीसरी बात क्या है, वो ब्लड शिजोंटिसाइड है। मैंने आपको बताया था ना कि फैल्सीपैरम सिर्फ और सिर्फ ब्लड के अंदर इन्फेक्शन करता है, दोबारा से लीवर के अंदर जाके स्टोर नहीं होता। तो इसका जब स्टडी होता है तो उसकी बातें मेंशन होती हैं और उसमें फिर पूछा होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दें, तो वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने फिर वो लिखना है जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। लेकिन अब जो है प्लाज्मोडियम जो है वो भी बहुत चालाक हो गए हैं, उन्होंने अपने अपने लिए मतलब इस मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर ली है। अब रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस की है, जो प्लाज्मोडियम था इसको पता चल गया कि ये ड्रग जो आती है ये क्या करती है, पहले मेरे वैक्यूल के अंदर एंटर होती है, फिर जो है मेरे ये वाला जो प्रोसेस है हीम को हीमोजोइन में कन्वर्ट करने वाला, फिर इसको डिस्ट्रॉय इनहिबिट करती है। तो इसने क्या किया, प्लाज्मोडियम ने अपने ये जो इसकी मेम्ब्रेन थी वैक्यूल की, इसमें ऐसे ट्रांसपोर्टर्स बना लिए, ये जो आपको ब्लू कलर में ट्रांसपोर्टर नजर आ रहा होगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट ट्रांसपोर्टर, इसने ऐसे ट्रांसपोर्टर बना लिए कि पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर इसने इस तरह यहाँ पे भी बना लिया, यहाँ पे भी बना लिया, यहाँ पे भी, जिन्होंने इसको इसकी जो एंट्री थी इनटू द फूड वैक्यूल, क्लोरोक्वीन की जो एंट्री थी इनटू द फूड वैक्यूल उसको प्रिवेंट कर दिया। अब क्लोरोक्वीन फूड वैक्यूल के अंदर एंटर ही नहीं हो सकेगा, तो क्या वो हीम को हीमोजोइन में कन्वर्ट होने वाला जो रिएक्शन है इसको इनहिबिट कर सकता है? इस तरह बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, सो क्लोरोक्वीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, इसने सबसे पहले रेड ब्लड सेल के अंदर जाना था, रेड ब्लड सेल से प्लाज्मोडियम का फूड वैक्यूल था उसने बनाया, उसके अंदर एंटर होना था, और फिर जो हीम से हीमोजोइन में कन्वर्ट होने वाला स्टेप था उसको जाके इनहिबिट करना था। अब प्लाज्मोडियम ने क्या किया, प्लाज्मोडियम ने इस अपने मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे ट्रांसपोर्टर्स बना लिए जिन्होंने क्लोरोक्वीन की एंट्री को ब्लॉक कर दिया। अब क्लोरोक्वीन जब प्लाज्मोडियम के फूड वैक्यूल के अंदर एंटर ही नहीं हो सकेगी, तो ना ही वो इस स्टेप को रोक सकेगी और ना ही प्लाज्मोडियम की डेथ हो सकेगी। इस तरह प्लाज्मोडियम ने क्लोरोक्वीन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप की। इसके रेजिस्टेंस का भी क्वेश्चन आ जाता होता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। बेशक आपको इस ट्रांसपोर्टर का नाम ना आता हो, लेकिन आपको मैकेनिज्म आना चाहिए। तो इसका जो मैकेनिज्म है क्या है कि रेजिस्टेंस इन पी फैल्सीपैरम कैन आल्सो रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज इंट्रावैक्यूलर एक्यूमुलेशन ऑफ क्लोरोक्वीन। तो ये क्या करेगा, वैक्यूल के अंदर क्लोरोक्वीन को एंटर ही नहीं होने देगा, वाया किसके थ्रू, ट्रांसपोर्टर इनकोडेड बाय द पीएफसीआरटी। पीएफसीआरटी से क्या बनता है, पी फैल्सीपैरम क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट ट्रांसपोर्टर। ये ट्रांसपोर्टर अब क्लोरोक्वीन को उसके फूड वैक्यूल के अंदर एंटर ही नहीं होने देगा। इज इट क्लियर? अब आवाज ठीक आ रही है? अब तो आवाज का इश्यू नहीं है। मुझे पता है अभी आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि आप लोगों ने माइक्रो में भी ये नहीं पढ़ा, और अब ये जो फर्दर चैप्टर्स हैं ये थोड़े से ड्राई भी हैं, लेकिन अगर आप लोग एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ना, फिर आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फिर आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या किया, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया, हम लोगों ने इसकी क्लिनिकल यूज देख लिया, ये किसके अगेंस्ट यूज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ माइल्ड जो मलेरिया होते हैं, नॉन फैल्सीपैरम और नॉन रेजिस्टेंट। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस देख ली। तो अब लास्ट में इसकी टॉक्सिसिटी रह गई है। आपको बस इतनी बात पता होनी चाहिए कि जितने भी प्रोटोजोल ड्रग्स हैं मलेरिया के अगेंस्ट, उन सब ने जीआई इरिटेशन, हेडेक, स्किन रैश और थोड़ा बहुत हीमोलिटिक एनीमिया, क्योंकि ये क्या करते हैं, मलेरिया रेड ब्लड सेल्स को रप्चर करते हैं ना, तो रप्चर होने की वजह से क्या होगा, पर्सन के अंदर हीमोलिटिक एनीमिया भी हो जाता है।
स्पेशली जो G6PD डेफिशिएंसी के लोग होते हैं उनके अंदर हीमोलिटिक अनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो कि हर पेशेंट के अंदर आएंगे और लो डोजेस पे आएंगे। लेकिन अगर हम क्लोरोक्वीन की हाई डोज दे दें तो हाई डोजेस पे इसके बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स आते हैं जो कि बहुत ओपनली पूछे जाते हैं आप लोगों से। सो आप लोगों ने इनको कभी भी नहीं भूलना। इनको याद रखने की ट्रिक ये है कि आपने ऊपर से स्टार्ट करना है, CNS से, ब्रेन से। तो ब्रेन आएगा सबसे पहले, फिर आईज आएंगी, फिर ईयर्स आएंगे और एंड पे आपका हार्ट आएगा। ऊपर से नीचे आना है आपने। ठीक है, ब्रेन में क्या करेगी, ये न्यूरोपैथी करवा सकती है, टॉक्सिक साइकोसिस हो जाएगी न्यूरोपैथी की वजह से। दूसरे नंबर पे आईज में ये रेटिनल डैमेज करवाती है, ईयर्स में ऑडिटरी इंपेयरमेंट करवाती है, एंड लास्ट में हार्ट में ये मायोकार्डियल डिप्रेशन करवा देती है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग क्लोरोक्वीन। दिमाग, आंख, कान, दिल। ये क्लियर है टॉक्सिसिटी? एक्शन क्या है, किस स्टेप को इनहिबिट करती है? हम्म, हीम को किस में कन्वर्ट होने से प्रिवेंट करती है? शाबाश, वेल डन। ठीक है, और इसका क्लिनिकल यूज क्या है? नॉन फैल्सीपेरम एंड नॉन रेजिस्टेंट स्पीशीज के अगेंस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, इसकी टॉक्सिसिटी क्या है? दिल, दिमाग, आंख, कान। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लोरोक्वीन। अब इसे थोड़ी सी अच्छी ड्रग कहेंगे विच इज, अच्छा इसका एक थोड़ा सा कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होता है। वो ये होता है कि जिस तरह कल हमने पढ़ा था ग्रीजोफल्विन मेरी आवाज आ रही है? नेट बीच में खराब हो गया था। अच्छा, जिस तरह कल हमने ग्रीजोफल्विन के बारे में पढ़ा था कि वो पोरफायरिया के पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, इसी तरह ये जो क्लोरोक्वीन होती है ये भी हम पोरफायरिया के पेशेंट्स को नहीं देते। ये क्या करती है, ये मजीद पोरफायरिया के अटैक्स को प्रेसिपिटेट करवा देती है। तो क्लोरोक्वीन कभी भी हमने पोरफायरिया के पेशेंट में नहीं देनी। सबको क्लियर है क्लोरोक्वीन? अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ विच इज क्विनीन। अब जो क्विनीन ड्रग है ये बेसिकली क्लोरोक्वीन से बेहतर ड्रग बनाई है हमने।
असल में ये जो क्विनीन है ना, ये बहुत अच्छी ड्रग है अगेंस्ट द फैल्सीपैरम स्पीशीज, ठीक है, लेकिन हम इसको प्रेफर नहीं कर सकते क्योंकि इसके बहुत 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 ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। तो जब हमारे पास कोई लास्ट ऑप्शन होता है ना, तब हम आईवी इंजेक्शन के थ्रू इसको दे सकते हैं, अदरवाइज ओरली हम इसको देना प्रेफर नहीं करते। इसकी फॉर्मुलेशन दोनों तरह से होती है, इसको आईवी रूट से भी दे सकते हैं क्विनीन को, हम इसको ओरल रूट से भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए हम इस ड्रग को प्रेफर नहीं करते ओरली देना। और आईवी भी हम तब भी देंगे जब पेशेंट जो होगा बिल्कुल बहुत सीवियर मलेरिया होगा और हमारे पास कोई और चॉइस ऑफ ड्रग नहीं होगी। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कभी भी नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। आपको पता है कि ये जो डीएनए होता है, ठीक है, इस डीएनए का क्या होता है, इसके ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं इनकी सेपरेशन होनी होती है, ठीक है, ये स्ट्रैंड्स आपस में सेपरेट होते हैं, फिर जाके इसके डीएनए की रेप्लिकेशन होनी होती है, और जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तब जाकर क्या होता है, जो मतलब प्लाज्मोडियम है वो रेप्लिकेट कर सकता होगा, ठीक है। अब ये क्विनीन ड्रग क्या करती है, ये जो उसका डीएनए होता है प्लाज्मोडियम का, फैल्सीपैरम का, ये इस जो डीएनए होता है इसके स्ट्रैंड्स को आपस में सेपरेट ही नहीं होने देती। जब स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होंगे तो क्या कोई डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है, क्या उसकी फर्दर कॉपीज बन सकती हैं? नहीं बन सकती। तो जब ये अपने अपने स्ट्रैंड्स को सेपरेट नहीं कर सकेगा या अपने बेबीज को नहीं बना सकेगा, तो फिर क्या होगा, एक बेचारा प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम पड़ा पड़ा इंफेक्शन नहीं कॉज करवा सकेगा, एट द एंड उसकी डेथ हो जाएगी। तो क्विनीन क्या करती है, ये कॉम्प्लेक्स करती है कि आके यहाँ बाइंड हो जाती है यहाँ पे और यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ, ठीक है, इनके कॉर्नर्स पे बाइंड हो जाती है, इनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती है और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सेपरेट नहीं होने देती इसके स्ट्रैंड्स को। जब स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होंगे तो ना इन स्ट्रैंड्स की ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है, ना ही ट्रांसलेशन हो सकती है। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि प्लाज्मोडियम की डेथ हो जाएगी। और जो क्विनीन है ये भी सिर्फ और सिर्फ जो है ब्लड शीजोन की साइड है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड के अंदर ही जो फैल्सीपैरम के इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रही होती है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आया? इसका मैकेनिज्म भी बहुत सिंपल है और पूछा भी नहीं जाता, बस आपको थोड़ा सा नो हाउ होनी चाहिए। इसकी बेसिकली टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब इसका क्लिनिकल यूज क्या है, तो जितने भी पी फैल्सीपैरम की इन्फेक्शन होते हैं जो रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं क्लोरोक्वीन से, अब हम उनको क्लोरोक्वीन से ट्रीट नहीं कर सकते, उन पेशेंट्स के अंदर हम क्विनीन को ड्रग दे सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, हम नहीं प्रेफर करते देना क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है, लेकिन जो इसका स्पेक्ट्रम है वो अगेंस्ट द रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ पी फैल्सीपैरम है, ठीक है। तो ये क्लोरोक्वीन की जो रेसिस्टेंट स्पीशीज थी उनके अगेंस्ट हमने क्विनीन ड्रग को प्रेफर किया। अब इसके साइड इफेक्ट सबको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। सबसे पहले इसका साइड इफेक्ट होता है सिंकोनिज्म। ये आप लोगों ने एंटी एरिथमिया वाला जो चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें भी आपने क्विनिडीन ड्रग पढ़ी थी। क्विनिडीन ड्रग जो होती है ना वो इसकी बहन ही होती है, उसकी वजह से भी जो सिंकोनिज्म के इफेक्ट्स आ रहे थे, जिसमें आप लोगों ने 3 चीजें पढ़ी थी, टिनाइटस, वर्टाइगो, हेडेक, ठीक है। लेकिन जो क्विनीन की सिंकोनिज्म में आपने लिखना है, ये पूरी 5 की 5 बातें लिखनी है, टिनाइटस, वर्टाइगो, ब्लर विजन, हेडेक, जीआई डिस्ट्रेस। अगर आपको याद नहीं होता तो आप ये कर सकते हो, आप ऊपर से स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या आता है, ब्रेन आता है ना, ब्रेन में क्या होगा, वर्टाइगो होगा, ठीक है। वर्टाइगो नीचे आओ, सर होता है, हेडेक होगा, फिर नीचे आओ, आईज होती हैं, ब्लर विजन हो जाएगी, फिर जीआईटी डिस्ट्रेस हो जाएगी और एंड पे टिनाइटस हो जाएगा, ठीक है। सो ये ओपनली आस्क किया जाता है आप लोगों से वाइवा में, ये कभी भी भूलना नहीं है सिंक्रोनिज्म के 5 क्या क्या होते हैं सिम्टम्स। उसके बाद ये जो क्विनीन ड्रग होती है ये बहुत ज्यादा कार्डियक टॉक्सिक होती है, कार्डियोटॉक्सिक होती है, ये कार्डियक कंडक्शन को सप्रेस कर देती है, ठीक है। उसके बाद ये हिमेटोटॉक्सिक भी होती है। जिन लोगों में G6PD की डेफिशिएंसी होती है उन लोगों के अंदर ये क्या करती है, रेड ब्लड सेल की हिमोलिसिस करवा देती है। टिनाइटस बच्चे कानों के अंदर ना घंटियां बजती हैं, टिनाइटस इसको कहते हैं, रिंगिंग इन द ईयर्स,
ठीक है। अच्छा, G6PD अब हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इनके अंदर जो भी फोस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन का स्टेप होता है वो इस एंजाइम की वजह से हो रहा होता है, G6PD एंजाइम की वजह से। ये जो एंजाइम होता है ये बेसिकली इसकी ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन करवा रहा होता है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों में नेचुरली एक्वायर्ड, मतलब जिनमें जेनेटिकली G6PD की डेफिशिएंसी है, उन लोगों की रेड ब्लड सेल जो है उनकी मेम्ब्रेन पहले ही बहुत ज्यादा नाजुक है, वो सेल्स पहले ही बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि डेलिकेट हैं। अब इनके ऊपर कोई थोड़ा सा भी स्ट्रेस आएगा इस तरह के रेड ब्लड सेल्स में जिनके पास G6PD की डेफिशिएंसी है, थोड़ा सा भी इनके ऊपर स्ट्रेस आएगा तो ये सेल फौरन से खत्म हो जाएंगे, ऐसे रप्चर हो जाएंगे, ठीक है। अब मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया का तो सारा टारगेट ही रेड ब्लड सेल के ऊपर होता है, और अगर रेड ब्लड सेल G6PD डेफिशिएंसी वाला हो तो वो तो फौरन से पहले ही रप्चर कर जाएगा। इसलिए जो G6PD डेफिशिएंट पीपल होते हैं उनके अंदर हिमोलिसिस होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तीसरी बात, ब्लैक वाटर फीवर। क्यूनीन और ब्लैक वाटर फीवर क्यों करवाती है? क्यूनीन भी ब्लैक वाटर फीवर जो है इसलिए करवाती है कि जब रेड ब्लड सेल इतने ज्यादा रप्चर होते हैं, इतने ज्यादा टूट रहे होते हैं, तो उनके अंदर जितना भी हीमोग्लोबिन होता है वो सारे का सारा जो होता है वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाता है। जब इतना ज्यादा हीमोग्लोबिन यूरिन में एक्सक्रीट आउट होगा तो उस वजह से जो यूरिन का कलर होगा वो ब्लैक हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं ब्लैक वाटर फीवर। एडवर्स इफेक्ट्स क्लियर है क्विनीन के सबको? सबसे पहले सिंकोनिज्म आप लिखेंगे, फिर कार्डियक कंडक्शन की स्लो डाउन हो जाएगी, हिमेटोटॉक्सिक होता है, ब्लैक वाटर फीवर। आपको एंटी मलेरियल ड्रग्स में कोई साइड इफेक्ट याद नहीं आ रहा, आप लिखो जीआई डिस्ट्रेस होगी, उसमें जरूर होगी, रैशेस बनते हैं जरूर बनते हैं, हेडेक होता है जरूर होगा, ठीक है। हिमोलिसिस भी जरूर हो जाती है क्योंकि अल्टीमेटली G6PD के अलावा भी तो रेड ब्लड सेल रप्चर हो ही रहे हैं, तो हिमोलिसिस तो हो ही रही है। कि ये पॉइंट्स क्लियर है सबको एडवर्स इफेक्ट्स के? मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फिर मैं फर्दर आगे स्टार्ट करती हूँ। अब अब आप लोग देखें कि इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। इसको हम प्रेगनेंसी में भी नहीं दे सकते। तो एक ऐसी ड्रग जिसकी इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी हो, जो कि हार्ट को भी डैमेज कर रही हो, हमारे यूरिन को भी डैमेज कर रही हो, हमारे ब्लड सेल्स को भी डैमेज कर रही हो, और हमारे डेली रूटीन के फंक्शंस को भी डैमेज कर रही हो, कि आपके कानों में घंटियां बज रही हैं, आपको नजर सही नहीं आ रहा, आपके सर में दर्द है, आपके पेट में दर्द है, आप अपनी रूटीन की एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सक रहे, ठीक है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो क्या हम इस ड्रग को प्रेफर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, इसकी इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी है तो हम इसको प्रेफर नहीं करते। बहुत ज्यादा हमारी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जिसमें हमें और कोई ड्रग समझ ना आ रही हो, फिर हम क्विनीन को देना प्रेफर करेंगे। अच्छा, अब इसकी ये जो इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी आती है, इसको थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए हम, जिस तरह हमने कुछ ड्रग्स पढ़ी थी, एंटी हिस्टामिन, एंटीपायरेटिक्स, इसी तरह ही इसके साथ भी हम दो ड्रग्स जो हैं वो दे सकते हैं। नंबर 1 इज डॉक्सीसाइक्लिन विच इज टेट्रासाइक्लिन, जो आप लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर वाले चैप्टर में पढ़ी थी। द सेकेंड ड्रग इज क्लिंडामाइसिन, जो ये भी मैक्रोलाइड है, ये भी आप लोगों ने उसी चैप्टर में पढ़ी थी। तो ये दोनों ड्रग जो होते हैं, अगर हम इनको क्विनीन के साथ मिलाकर दें तो देखा गया है पेशेंट्स के अंदर कि उनके अंदर जो टॉक्सिसिटी इफेक्ट्स हैं वो कम आते हैं। इस तरह हम थोड़ी सी क्विनीन की टॉक्सिसिटी को मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्विनीन। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ड्रग, आर्टिमिसिनिन, ठीक है। बेसिकली इसका जो नाम है आर्टिमिसिनिन, इसका एक प्लांट है आर्टिमिसिन, उससे ये ड्राइव है, उधर से ही इसका जो एक्टिव प्रिंसिपल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उधर से ही हमने इस पूरे ग्रुप को आर्टिमिसिनिन का नाम दिया है। इस आर्टिमिसिनिन वाली दवाई को अगर मैं कहूँ कि हमारे पास मतलब मलेरिया को ट्रीट करना है ना, तो हम आंखें बंद करके इस ड्रग को दे सकते हैं, क्योंकि ना ही इस ड्रग के कोई बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, और ना ही जो है इस ड्रग के कोई लंबा चौड़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है।
ये ड्रग बड़ी स्मूथली आपके ब्लड में एंटर होती है, आपके प्लाज्मोडियम को किल करती है, एक्शन परफॉर्म करती है और आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है इनटू द यूरिन, और कोई भी इतना एडवर्स इफेक्ट क्रिएट नहीं करती। इसलिए ये बेस्ट ड्रग है अगर आपने किसी मलेरिया के पेशेंट को देनी हो। ठीक है, इसके साथ हम थोड़ा सा एक ड्रग का कॉम्बिनेशन देते हैं जिनका हम एंड पे पढ़ेंगे, उनके 3 नाम होते हैं। ठीक है, अब आर्टिमिसिनिन में ना 3 ड्रग्स आती हैं, आर्टिसुनेट, आर्टिमीथर, डाईहाइड्रो आर्टिमिसिनिन, ये 3 इसी के डेरिवेटिव्स हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि जो प्लाज्मोडियम जब रेड ब्लड सेल के अंदर गई थी, ठीक है, और उसने वहां जाके अपना फूड वैक्यूल बनाया था, ठीक है, ये है रेड ब्लड सेल, ये थी प्लाज्मोडियम, और यहाँ जाके इसने अपना फूड वैक्यूल बना लिया था। अब ये क्या करेगी, ये ड्रग फूड वैक्यूल के थ्रू एंटर होगी, और मजे की बात ये है कि अभी तक जो प्लाज्मोडियम है उसने इस ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं की। क्लोरोक्वीन के अगेंस्ट उसकी रेजिस्टेंस है, लेकिन इस ड्रग के अगेंस्ट उसकी रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ये ड्रग क्या करेगी, फूड वैक्यूल के अंदर एंटर होगी और यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट कर देगी। अब आपको पता है फ्री रेडिकल्स तो किसी भी चीज के लिए अच्छे नहीं होते, ह्यूमन सेल्स को इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो ये पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम होता है उसको भी जाके किल कर देंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, प्लाज्मोडियम की डेथ हो जाएगी और हमारा जो सेल होगा वो फ्री हो जाएगा फ्रॉम द पैरासाइट। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग। अब क्लिनिकल यूज इसके क्या है, जितने भी क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट मलेरिया होते हैं उनके अगेंस्ट इफेक्टिव है। इसके अलावा पी फैल्सीपैरम इंक्लूडिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन, फोर्स पोज अगर हमारा मलेरिया जो है वो क्विनीन से भी रेजिस्टेंट हो गया है, ठीक है, क्विनीन से भी रेजिस्टेंट हो गया है, तो हम उस पेशेंट के अंदर आर्टिमिसिनिन देंगे। और नॉर्मल सेल्स में नहीं, ये सिर्फ रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जाके ही टारगेट करती है। वो फ्री रेडिकल जो होते हैं वो फिर जो हमारा जो ग्लूटाथायोन होता है वो जल्दी से आके जो है उनको इनगल्फ कर लेता है और हमारी बॉडी फिर उनसे प्रोटेक्टेड हो जाती है। हमारी बॉडी के अपने भी मैकेनिज्म्स भी तो हैं। अच्छा, ठीक है, तो क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट मलेरिया, दूसरे नंबर पे पी फैल्सीपैरम इंक्लूडिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। तीसरे नंबर पे इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि वो स्पीशीज जो कि वो स्ट्रेन्स जो कि क्विनीन से रेजिस्टेंट हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट भी इट इज द ओनली ड्रग ऑफ चॉइस अगेंस्ट द क्विनीन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स। इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा, अब थोड़ी सी इसकी बातें देखने वाली हैं। सबसे पहले तो इसको हम आईवी रूट के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है, इसका ओरल फॉर्मुलेशन है ही नहीं। कोई पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आता है, आप फौरन से इसको आर्टिमिसिनिन का इंजेक्शन लगा दोगे मलेरिया के पेशेंट को, उसका फौरन से सिम्टम्स जो होंगे रिलीव होना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, ये जो होती है ड्रग, इसकी हाफ लाइफ होती है 1 to 2 आवर्स, ठीक है। अब हम इस ड्रग को कभी भी प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मलेरिया के लिए यूज नहीं कर सकते। प्रोफाइलैक्सिस के लिए हमें किस तरह देनी पड़ सकती है ड्रग, देखें, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में सपोज कर लेंगे मलेरिया इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, और आप लोग जो हैं, आप लोगों ने यूएस जाना है, और वहां पे मलेरिया जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, मतलब वहां पे जो है बहुत ज्यादा मॉस्किटोज हैं और वहां पे बहुत ज्यादा चांस है कि मलेरिया हो सकता है। तो जो आपने मतलब क्या करना होता है, तो जो जब आपने पाकिस्तान से यूएस जाना होगा या किसी ऐसे एरिया में जाना होगा जहाँ पे मलेरिया इन्फेक्शन बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो आपने घर से ही ऐसी मेडिसिन खा के जानी है जो कि मलेरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव हो, ताकि आपकी बॉडी के अंदर अगर मलेरिया का ऑर्गेनिज्म एंटर हो भी गया है तो आपके ब्लड के अंदर वो मेडिसिन हो और उस मलेरिया को रेप्लिकेट होने से पहले ही रोक दे और डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, तो हम जब प्रोफाइलैक्सिस के लिए मेडिसिन को चूज कर रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि उस मेडिसिन की हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जो आर्टिमिसिनिन्स हैं इनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, 1 to 2 आवर्स होती है। तो ये ड्रग्स कभी भी प्रोफाइलैक्सिस के लिए प्रेस्क्राइब नहीं की जाती, क्योंकि 1 से 2 घंटे के बाद इनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर पेशेंट को दोबारा से इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, फिर दोबारा से 2 घंटे के बाद इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो इसमें पेशेंट की टॉलरेंस भी आ जाती है और ये फिजिबल भी नहीं है कि हर 2 घंटे के बाद हम उसको इंजेक्शन दें, इसलिए ये कभी भी प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज नहीं होती ड्रग। दिस इज एन एमसीक्यू।
क्योंकि इसकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है, इसलिए इसको प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज नहीं करते। मैंने आपको बताया था कि ये एडवर्स इफेक्ट्स इसके बहुत ही माइल्ड होते हैं, सिंपल नोजिया वॉमिटिंग डायरिया करती है ये, ठीक है। और यही वाहिद एक मलेरिया की ड्रग है जो कि सेफ होती है प्रेगनेंसी में। सो दिस इज द बेस्ट ड्रग, आप हर तरह के पेशेंट को दे सकते हैं, छोटे बड़े ओल्ड यंग और प्रेग्नेंट, सबको दे सकते हैं ये वाली ड्रग। यहाँ तक समझ आ गई है सबको, आर्टिमिसिनिन तक? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो ड्रग है वो है मेफ्लोक्वीन। मेफ्लोक्वीन जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो ड्रग है ये आप लोग प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इस ड्रग को आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज करना होता है। क्यों यूज करना होता है? क्योंकि इसकी हाफ लाइफ जो होती है एक पूरा वीक होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेफ्लोक्वीन को वंस अ वीक देना पड़ता है। और ये ड्रग जो होती है इफेक्टिव होती है अगेंस्ट किस किस की प्रोफाइलैक्सिस के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां पे क्लोरीन रेजिस्टेंट स्ट्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां पे जो है पी फैल्सीपैरम के अनकॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन हैं, तो आप क्या करेंगे? मेफ्लोक्वीन खाएंगे, ओके। तो मेफ्लोक्वीन का एक हफ्ते तक इफेक्ट रहेगा, तब तक आप अपना ट्रिप पूरा करके वापस आ चुके होंगे और आप लोगों को कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। So mefloquine is the drug which is used for the prophylaxis of malarial infections against chloroquine resistant strain and P falciparum। और इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो भी ऐसी ही है कि अगर आप लो डोजेस पे लेते हैं तो जीआई इरिटेशन, नोजिया, रैश, हेडेक करवाती है। और आर्टिमिसिनिन जो है वो आपके मिनी कैटसन में होंगे, कैप्लन आई थिंक लिपिन होंगे, वैसे आप चेक करें, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा, हाई डोज इसमें जब होता है तो ये भी क्या करती है? दिल और दिमाग दोनों ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। दिल में क्या करती है? कार्डियक कंडक्शन डिफेक्ट करती है। और ब्रेन में क्या करती है? साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स करवा देती है और सीजर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मिनी के पेज 436 पे है। अच्छा, सो मेफ्लोक्विन किस पर्पस के लिए यूज की जाती है? सब बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताएं। ठीक है, प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज करते हैं। अभी तक हमने जो भी ड्रग पढ़ी है ना वो सबकी सब थी ब्लड शिजोंटिसाइड, ठीक है। उन सब ने ब्लड के अंदर इंफेक्शन को क्योर करना था। लेकिन अब जो हम ड्रग पढ़ने लगे हैं वो है टिश्यू शिजोंटिसाइड। ये क्या करेगी? जो प्लाज्मोडियम विवेक्स और ओवेल की स्पीशीज होती हैं जो कि छुप के बैठ जाती हैं लिवर के अंदर, ठीक है। यहाँ ये देखिए, ये लिवर है ना, तो यहाँ लिवर के अंदर ये जो है ना स्पीशीज छुप के बैठ जाती हैं। जैसे ही ब्लड का इन्फेक्शन क्योर होता है, ये स्पीशीज जो होती हैं फौरन से दोबारा से ब्लड में एंटर हो जाती हैं और ब्लड के अंदर इन्फेक्शन कॉज करवा देती हैं। तो इट इज वेरी नेसेसरी टू डायग्नोज कि हमें किस स्पीशी की वजह से मलेरिया हुआ है, ताकि अगर विवेक्स और ओवेल की वजह से हुआ है तो हम उस पेशेंट को टिश्यू ब्लड शिजोंटिसाइड देने के साथ साथ टिश्यू शिजोंटिसाइड भी दें, ताकि उनके लिवर के अंदर जो इन्फेक्शन था वो भी क्योर हो जाए, ठीक है। तो ये क्या करेगी? प्राइमाक्विन। प्राइमाक्विन का कोई काम नहीं है। अच्छा, जो पीछे हमने ड्रग की थी ना उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कोई मतलब अननोन है, इतना हमें पता नहीं है। और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कभी आपसे नहीं पूछा जाता, इनके बारे में यही पूछा जाएगा जिसना प्राइमाक्विन है, ये टिश्यू सिजोंटिसाइड है, तो ये किसके लिए यूज होगी? लिवर के अंदर जो प्लाज्मोडियम होता है इसको रिमूव करने के लिए यूज होगी। इसके अलावा प्राइमाक्विन का एक एक्शन ये होता है कि ये गेमिटोसाइड को भी लिमिट कर देती है, जिसकी वजह से फर्दर मलेरिया की ट्रांसमिशन रुक जाती है, ठीक है। इसके क्लिनिकल यूज क्या होते हैं? अगेंस्ट द विवेक्स एंड ओवेल स्पीशीज के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है, ओके। उसके बाद अब आपने प्राइमाक्विन को कभी भी अकेले नहीं देना होता। ऑब्वियसली विवेक्स और ओवेल सिर्फ और सिर्फ लिवर में जाके हाइड तो नहीं हो रहे, बल्कि आपके ब्लड में भी तो इन्फेक्शन कॉज करवा रहे हैं। तो जब कभी आपने पेशेंट को प्राइमाक्विन देनी है, उसको प्राइमाक्विन के साथ आपने कोई ना कोई ब्लड शिजोंटिसाइड जरूर 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 देनी है, ताकि उसके ब्लड का इन्फेक्शन भी खत्म हो जाए और उसके लिवर का इन्फेक्शन भी खत्म हो जाए, ठीक है। इसके अलावा ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में, तो आपने प्रेगनेंसी में इस ड्रग को नहीं देना होता।
सिर्फ एक आर्टिमिसिनिन का जो ग्रुप है वही इफेक्टिव होता है इन प्रेगनेंसी, अदरवाइज कोई भी एंटी मलेरियल ड्रग जो है वो नहीं यूज करते हम प्रेगनेंसी में। इज इट क्लियर? अब अब हम लोग पढ़ने लगे हैं एंटीफोलेट ड्रग्स। ये आप लोगों ने उसमें भी सल्फोनामाइड और जो फ्लोरोक्विनोलोन वाला चैप्टर था उसमें भी पढ़ी होगी, ठीक है। अगर हम क्या करें, फ्लोरोक्विन जो जो हमारी वो होती हैं, क्या नाम है उनका, एंटीफोलेट ड्रग्स अगर हम देते हैं, ठीक है, तो जो हमारे पैरासाइट्स हैं इनके अंदर भी तो फोलेट सिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है। अगर हम एंटीफोलेट ड्रग्स देंगे तो ये क्या करेंगे, पैरासाइट के अंदर फोलेट की सिंथेसिस को जाके ब्लॉक कर देंगे। जब पैरासाइट के अंदर फोलेट नहीं बनेगा तो उनके अंदर प्यूरिन्स नहीं बनेगी, जब प्यूरिन्स नहीं बनेगी तो डीएनए नहीं बनेगा, और जब डीएनए नहीं बनेगा तो वो फर्दर अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपको सबको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद होगा कि हम 2 स्टेप्स के ऊपर स्टॉप करते थे, इनहिबिट करते थे। एक स्टेप होता था जो उसकी सिंथेसिस का स्टेप था, डाइहाइड्रोप्यूरेट सिंथेज एंजाइम था, उसको इनहिबिट करते थे। और दूसरा था डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इसको हम जो है इनहिबिट करते थे, जिसकी वजह से टेट्राहाइड्रोफोलेट जो था वो नहीं बन पाता था। तो जो 2 ड्रग्स हैं सल्फा डाइऑक्सिन एंड डेप्सोन, ये फर्स्ट वाले एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। अब देखें, पहले सिंथेसिस होगी बाद में रिडक्शन होगी ना, तो जो सिंथेसिस वाला एंजाइम है ये पहले आता है, फर्स्ट स्टेप में आता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोग्वानिल है एंड पेरीमेथामीन है ये जाके जो सेकंड वाला एंजाइम होता है उसको जाके इनहिबिट करते हैं। जब फोलेट सिंथेसिस के दोनों स्टेप्स इनहिबिट हो जाएंगे तो जो पैरासाइट होगा वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकेगा, एट द एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन हमें नहीं होगा। एंटीफोलेट के बारे में बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछा जाता, बस आपको थोड़ा सा इस बारे में पता होना चाहिए कि हाँ एंटीफोलेट ड्रग्स भी हम यूज कर सकते हैं अगेंस्ट मलेरिया। अब जो इम्पोर्टेंट बात स्टार्ट हुई है वो ये है कि हमने जो है हम इनका मिक्सचर जो है वो दे सकते हैं। जो अगर हम सल्फाडोक्सिन और पेरीमेथामीन को कंबाइन करके दें, आपको पता है सल्फाडोक्सिन पहले वाले एंजाइम को इनहिबिट कर रही थी और पेरीमेथामीन जो थी वो दूसरे एंजाइम को इनहिबिट कर रही थी। जब दोनों स्टेप्स के ऊपर हम इसको इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा कि टेट्राहाइड्रोफोलेट बनने का जो पूरा प्रोसेस था बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, और जब फोलेट ही नहीं बन सकेगा तो उसकी फर्दर डीएनए नहीं बनेगा और उसकी रेप्लिकेशन नहीं होगी। तो हमने क्या किया, दोनों स्टेप्स की जो एंजाइम रोकते थे उन दोनों ड्रग्स को कंबाइन करके दिया, किस नाम से दिया, फैंसीडार। ये जो कॉम्बिनेशन है ये यूज होता है अगेंस्ट द क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स, ठीक है। अगर किसी को क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट है ना मलेरिया, तो हम उसको उठा के फैंसीडार दे देते हैं, ये इफेक्टिव होती है। लेकिन अब हमारे पास फैंसीडार से भी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं। हमारे पास कुछ ऐसे मलेरिया आ गए हैं जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो चुके हैं, जिनके ऊपर कोई भी ड्रग एक्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनके लिए हमने मिक्सचर ऑफ ड्रग्स बनाया है जिसमें प्रोग्वेनिल एंड एटोवाक्विन, ये 2 ड्रग्स होती हैं, प्रोग्वेनिल एंड एटोवाक्विन, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है इसको कहते हैं मेलारोन। ये जो मेलारोन है ये बेसिकली, ये जो प्रोग्वानिल है ये आपकी एंटीफोलेट ही होती है। ये देखिए यहाँ हमने पढ़ी थी ना, प्रोग्वानिल एंटीफोलेट होती है, एटोवाक्विन होती है ये एंटी मलेरियल ड्रग होती है, ठीक है। इन दोनों को जब हम कंबाइन करके देते हैं इसका नाम होता है मेलारोन। ये मेलारोन जो है हम कह सकते हैं कि ये बहुत 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 अच्छी ड्रग है। ये सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग होती है अगेंस्ट द फैल्सीपैरम स्ट्रेन्स, जो कि रेजिस्टेंट फैल्सीपैरम की स्ट्रेन्स होती हैं उनके अगेंस्ट जो होती है सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पीछे कि जो हम मेफ्लोक्विन थी, हमने कहा था ये प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज होती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ लोग जो हो मेफ्लोक्विन से भी रेजिस्टेंस हो जाए, कुछ प्लाज्मोडियम जो है मेफ्लोक्विन से भी रेजिस्टेंस हो जाए। अब ऐसे पेशेंट में हम प्रोफाइलैक्सिस के लिए क्या ड्रग देंगे? ऐसे पेशेंट में देखा गया कि अगर हम उनको डोक्सीसाइक्लिन दे दें विच इज अ टेट्रासाइक्लिन, तो ऐसे पेशेंट में डोक्सीसाइक्लिन जो है बेस्ट ड्रग है अगेंस्ट द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पी फैल्सीपैरम प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। सो अगर प्रोफाइलैक्सिस में किसी को मेफ्लोक्विन से रेजिस्टेंस आ जाए तो हम कौन सी ड्रग देंगे? बताएं मुझे चैट बॉक्स में सब स्टूडेंट्स।
नहीं, हम उसको डॉक्सीसाइक्लिन देंगे। अगर प्रोफाइलैक्सिस, अगर मेफ्लोक्विन हम प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज कर रहे थे, अगर मेफ्लोक्विन की प्रोफाइलैक्सिस की रेजिस्टेंस आ जाए तो तब हम सेकंड चॉइस में डॉक्सीसाइक्लिन यूज करते हैं। अगर किसी को मलेरिया का एक्टिव इन्फेक्शन है तो उसमें जो सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग होती है वो होती है मेलारोन। और अगर किसी को पी फैल्सीपैरम का एक्टिव इन्फेक्शन है तो उसमें फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग जो होगी वो हम यूज करते हैं क्वार्टम। क्वार्टम जो होता है वो आर्टीमीथर एंड ल्यूमीफेंट्रीन, ये भी एक ड्रग होती है। ये हेलोफेंट्रीन फैमिली की ड्रग होती है, लेकिन जो हेलोफेंट्रीन होती है वो कार्डियोटॉक्सिक होती है। तो हमने अब इसकी एक और ड्रग ले ली है ल्यूमीफेंट्रीन, जो कि लेस कार्डियोटॉक्सिक होती है, और हम इस ल्यूमीफेंट्रीन को आर्टीमीथर के साथ कंबाइन करके देते हैं, जिसको हम क्वार्टम के नाम से जानते हैं। तो जो क्वार्टम होती है ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है अगेंस्ट द एक्टिव मलेरियल इन्फेक्शन। जो सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग है वो है मेलारोन। प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम मेफ्लोक्विन देते हैं। मेलारोन प्रोफाइलैक्सिस में कभी भी यूज नहीं करनी। मेलारोन एक्टिव मलेरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज होती है, लेकिन हाँ यूज कर भी सकते हैं कि जो क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट मलेरिया होते हैं ना उनमें प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मेलारोन को प्रोफाइलैक्सिस के लिए दे देंगे तो खुदा ना खास्ता उस पेशेंट के अंदर जब कभी एक्टिव इन्फेक्शन होगा तो हो सकता है वो पेशेंट पहले ही रेजिस्टेंट हो चुका हो मेलारोन के अगेंस्ट। इसलिए हम इस ड्रग को एक्टिव इन्फेक्शन के लिए बचा के रखते हैं। इस ड्रग को हम लोग प्रेफर नहीं करते कि हम इसको प्रोफाइलैक्सिस के लिए दें। ठीक है। सो आर्टिमिसनिन मतलब आर्टीमीथर, आर्टिमिसनिन, ये एक ही क्लास की ड्रग्स हैं, सारे उसके ही डेरिवेटिव्स हैं। इसको हम ल्यूमीफेंट्रीन के साथ मिला के देते हैं, जिसको क्वार्टम कहते हैं, और ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होती है। जो सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग है वो होती है मेलारोन, एक्टिव मलेरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। आर्टिमिसनिन जो है, आर्टिमीथर, आर्टिमिसनिन, डाइहाइड्रो आर्टिमिसनिन, ये सब एक ही क्लास की ड्रग्स हैं, एक ही प्लांट से ड्राइव होती हैं, तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं इनके अगेंस्ट। ठीक है, चलिए मुझे बताएं अब फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग क्या है एक्टिव मलेरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। शाबाश, क्वार्टम। और सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग क्या होगी? और हम प्रोफाइलैक्सिस के लिए कौन सी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं? तो वंस वीकली देनी पड़ती है? नहीं, पहले हम उसको मेफ्लोक्विन देंगे। अगर मेफ्लोक्विन से रेजिस्टेंस आ जाती है फिर हम उसको डॉक्सीसाइक्लिन की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन पहली चॉइस ऑफ ड्रग हमारी मेफ्लोक्विन होगी। ठीक है। और टिश्यू सिसोंटिसाइड कौन से होते हैं? प्राइमाक्विन। और जो टिश्यू सिसोंटिसाइड होते हैं वो किस स्पीशी के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं? कौन सी मलेरियल स्पीशी के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं? वंस वीक हम तब तक देते रहेंगे जब तक वो बंदा उस जगह से वापस नहीं आ जाता, या फिर जो इन्फेक्शन का जो हमें चांस है वो खत्म नहीं हो जाता, कि उसको टॉक्सिसिटी ना आनी स्टार्ट हो जाए, तब तक देंगे। ठीक है, अब सबको एंटी मलेरियल ड्रग्स क्लियर है? किसी को कोई एम्बिग्यूटी हो तो मुझसे पूछ ले। आज हमने 1.5 घंटे में एंटी मलेरियल ड्रग्स की हैं सिर्फ। सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्टिव मलेरियल इन्फेक्शन हम मेलारोन को प्रेफर करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया एमसीक्यूज में। सबको क्लियर है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दें। चलें, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एंटी मलेरियल ड्रग्स। इसको पढ़ाने में इतना टाइम इसी वजह से लगा है क्योंकि आप लोगों ने माइक्रो में मलेरिया और प्लाज्मोडियम नहीं पढ़ा हुआ। अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ होता तो हमें इतनी मुश्किल नहीं होती इसको करने में, क्योंकि पहले मुझे सारी माइक्रो पढ़ानी पड़ी है और उसके बाद जाके आपको ड्रग समझ आएंगे।
ठीक है। अब जो नेक्स्ट पैरासाइट है वो हम करने लगे हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका। जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, इसकी वजह से एमीबियासिस हो जाता है। एमीबियासिस बेसिकली क्या है कि मतलब ये हमारे जीआईटी का इन्फेक्शन करवाती है, और अगर बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो ये हमारे लीवर में भी चली जाती है, और लीवर में जाके ये क्या करती है, हमें हिपैटिक लीवर एब्सेस करवा देती है। ठीक है। एमीबियासिस इन्फेक्शन एंटमीबा हिस्टोलिटिका किस चीज के अंदर हो सकता है? फॉर एग्जांपल गंदा पानी, जो गंदा पानी होता है, प्योरीफाइड नहीं होता पानी, उसके अंदर हो सकता है। ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। और जो क्या उसे कहते हैं, जो हम कंटेमिनेटेड फूड खा लेते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर पी लेते हैं, उन सब के अंदर क्या होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका का पैरासाइट होता है। जब वो हम इनटेक करते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर वो पैरासाइट एंटर हो जाता है। ठीक है, पहले क्या करेगा, वो स्टमक के अंदर जो है डिस्ट्रक्शन करेगा, मतलब हमें डायरिया वगैरह करवाएगा। फिर जब स्टमक से इंफेक्शन करवा देगा तो वो ब्लड में एंटर होगा, और ब्लड के थ्रू हमारे लिवर में जाएगा, और लिवर के अंदर एमीबिक अब्सेस करवा देगा। अगर ये मतलब ज्यादा देर के लिए हमारी बॉडी में रह ले और बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन कॉज करवा दे तो ये बहुत लीथल हो जाता है, क्योंकि अमीबिक लिवर एब्सेस इज अ वेरी पेनफुल कंडीशन, और इसको फौरन से ट्रीट करना पड़ता है। अब हमने इसमें दो तरह के अब ड्रग्स पढ़ने हैं, जिस तरह उसमें हमने शिजोंटिसाइड एंड स्प्रोनोटिसाइड्स किए थे, इसी तरह ही एमीबियासिस की ट्रीटमेंट के लिए हम दो ड्रग्स पढ़ेंगे। एक वो ड्रग्स होंगे जो कि जीआईटी के ल्यूमिन के अंदर पैरासाइट को किल करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ल्यूमिन के ऊपर एक्ट करेंगे। दूसरे वो होंगे जो ल्यूमिन के ऊपर भी एक्ट करेंगे, और फिर ब्लड को क्रॉस करके टिश्यू मतलब के लिवर के अंदर जाके उसको वहां जाके किल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक टिश्यू एमीबिसाइड खाया। ठीक है, टिश्यू एमीबिसाइड खाया, वो हमारे जीआईटी में एंटर हुआ, ओरली लिया, जीआईटी में एंटर हुआ। जीआईटी में जब वो एंटर हुआ तो थोड़े से टाइम के लिए वो ल्यूमिन में रहेगा। जितने टाइम के लिए वो ल्यूमिन में रहेगा उतने टाइम के लिए वो उस पैरासाइट को ल्यूमिन में किल करेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ल्यूमिन को छोड़ के हमारे ब्लड में एंटर हो जाएगा, और ब्लड से लिवर में चला जाएगा। ठीक है, तो जाके फिर लिवर के अंदर जो पैरासाइट्स थे उनको किल करेगा। तो जो टिश्यू एमीबिसाइड थे, उन्होंने थोड़ी देर के लिए ल्यूमिन के इन्फेक्शन को, ल्यूमिन के अंदर पैरासाइट को किल किया, बाद में जाकर लिवर में चले गए। इसलिए टिश्यू एमीबिसाइड बहुत कम टाइम के लिए ल्यूमिन में रहते हैं, और सारे के सारे पैरासाइट्स को किल नहीं कर पाते ल्यूमिन में। और अगर ल्यूमिन में कोई पैरासाइट रह जाता है तो वो दोबारा से ब्लड के अंदर एंटर होके हमें इन्फेक्शन कॉज करवा सकता है लिवर का। इसलिए इट इज वेरी नेसेसरी कि हम एहतियातन उस पर्सन को टिश्यू एमीबिसाइड देने के साथ साथ ल्यूमिनल एमीबिसाइड भी दें, ताकि अगर ल्यूमिन के अंदर उसके कोई पैरासाइट बच गया है तो उसकी भी वो भी हम जो है उसकी डेथ हो जाए, उस पैरासाइट की किल हो जाए वो पैरासाइट, और फर्दर जो है इन्फेक्शन होने का चांस बचे ही ना। ये दोनों बातें समझ आएंगे, टिश्यू एमीबिसाइड और ल्यूमिनल एमीबिसाइड की। ठीक है, अब जो टिश्यू एमीबिसाइड है, ये इसके तीन ड्रग्स होते हैं, और एमीबिसाइड होते हैं, इसके भी तीन ही ड्रग्स होते हैं। सबसे पहले जो टिश्यू एमीबिसाइड है, इसमें जो तीन ड्रग्स आते हैं वो होते हैं मिट्रोनिडाजोल, एमिटीन्स एंड क्लोरोक्वीन। जिस पैटर्न से मैंने ये तीन ड्रग्स लिखे हैं, इसी पैटर्न से इनकी टॉक्सिसिटी है और इसी पैटर्न से इनकी प्रेफरेंस है। सबसे पहले हम प्रेफर करेंगे मिट्रोनिडाजोल, विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड ड्रग एंड मोस्ट कॉमनली यूज इन आवर होम्स। ठीक है, दूसरे नंबर पे एमिटीन्स, क्योंकि ये इनकी थोड़ी सी टॉक्सिसिटी होती है। और तीसरे नंबर पे अगर हमारे पास कोई ड्रग नहीं बची अब उस पैरासाइट को किल करने के लिए, फिर हम क्लोरोक्वीन यूज करते हैं। अब मिट्रोनिडाजोल है क्या? मिट्रोनिडाजोल बेसिकली आप सबके घर में फ्लैजिल की मेडिसिन होगी। आज सब बच्चों ने देखना है कि फ्लैजिल के ऊपर क्या लिखा होता है। तो फ्लैजिल की मेडिसिन है जो हम मोस्ट ऑफनली हर घर में बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के यूज हो रही होती है, वो होती है मिट्रोनिडाजोल। मिट्रोनिडाजोल बेसिकली क्या करती है, आपके जितने भी स्टमक में पेट दर्द हो, डायरिया हो, या इस तरह का कोई भी आपको इन्फेक्शन हो, पानी पीने की वजह, कंटेमिनेटेड पानी पीने की वजह से, या खराब खाना खाने की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से, किसी भी वजह से आपको पेट में कोई भी मसला हो गया, तो मिट्रोनिडाजोल जो होती है इफेक्टिव होती है।
ठीक है। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है मिट्रोनिडाजोल का? मिट्रोनिडाजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। ये देखिए, जो मिट्रोनिडाजोल होती है ना, बेसिकली ये ना एक केमिकल ग्रुप होता है। इसका ना कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, मैं कहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाती हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इसके पास ना एक नाइट्रो ग्रुप होता है NH2। जब ये ड्रग हमारे स्टमक के अंदर जाती है तो ये ड्रग ना इनफेक्टिव होती है। नजर आ रहा है सबको? जब ये ना मिट्रोनिडाजोल है। ये कौन सी ड्रग है? ये है मिट्रोनिडाजोल का स्ट्रक्चर। ये एक मॉलिक्यूल है मिट्रोनिडाजोल का। जब ये हमारे स्टमक के अंदर एंटर होती है ना, ये हमारा स्टमक है, ये ड्रग हमारे स्टमक के अंदर गई तो ये ना इनएक्टिव होती है। जो यहाँ पे पैरासाइट्स वगैरह पड़े होते हैं ना, ये पैरासाइट्स पड़े हुए हैं। इन पैरासाइट्स के पास होती है फेरिडोक्सिन प्रोटीन। ये फेरिडोक्सिन प्रोटीन क्या करती है? इसके नाइट्रो ग्रुप की बायो एक्टिव रिडक्शन कर देती है। जब इस नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन होती है तो ये मिट्रोनिडाजोल जो होता है एक्टिव हो जाता है और ये क्या करता है? फ्री रेडिकल्स बनाना स्टार्ट कर देता है। जब फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये इस पैरासाइट के लिए बहुत टॉक्सिक होते हैं। ये पैरासाइट्स जो होते हैं फौरन से इन फ्री रेडिकल्स की वजह से किल हो जाते हैं और हमारी जो ट्रीट पर्पस होता है वो ट्रीट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह मिट्रोनिडाजोल क्या करेगी? यहाँ जीआईटी में ब्लड वेसल्स पड़ी होती हैं, ब्लड वेसल्स को क्रॉस करेगी। ब्लड वेसल्स को क्रॉस करके यहाँ पे हमारा लीवर होता है, ठीक है, लीवर में जाएगी। लीवर में जब जाएगी तो क्या होगा? लीवर में भी पैरासाइट्स थे, मैंने आपको बताया था लीवर में भी पैरासाइट्स चल जाते हैं। लीवर के जो पैरासाइट्स होंगे इनके पास फेरिडोक्सिन प्रोटीन होगी। ये फेरिडोक्सिन प्रोटीन दोबारा से मिट्रोनिडाजोल के नाइट्रो ग्रुप को एक्टिवेट करेगी। जब इसकी रिडक्शन होगी नाइट्रो ग्रुप की तो दोबारा से फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे, जो फ्री रेडिकल्स इन पैरासाइट्स को दोबारा से किल कर देंगे। इस तरह जो होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत बार आता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आइए इस चीज की? मिट्रोनिडाजोल जो है, ये देखें, इसका जो स्ट्रक्चर होता है मिट्रोनिडाजोल का, ये एक इसका स्ट्रक्चर है। इसके पास एक नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप जो है ये तब तक इफेक्टिव नहीं होता जब तक इसकी रिडक्शन ना हो जाए। जो पैरासाइट्स होते हैं उनके पास फेरिडोक्सिन प्रोटीन होती है। ये फेरिडोक्सिन प्रोटीन इस नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन करवा देती है। अब मिट्रोनिडाजोल का मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड है। ये मिट्रोनिडाजोल का मॉलिक्यूल अब जिस जगह पे पैरासाइट्स थे ऑब्वियसली वहीं पे जब एक्टिवेट हुआ था ना, क्योंकि पैरासाइट की फेरिडोक्सिन प्रोटीन ने इसको एक्टिवेट किया था, ठीक है। तो जहां पे पैरासाइट से अब इस मिट्रोनिडाजोल ने वहां पे फ्री रेडिकल्स रिलीज करने स्टार्ट कर दिए। ये फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे? ये उस पैरासाइट को वहां पे जाके किल कर देंगे। एज अ रिजल्ट हमारा वो एरिया पैरासाइट फ्री हो जाएगा। अब समझ आइए? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ना भूल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इस बार मुझे लगता है प्रॉफ में 2021 के प्रॉफ में आया भी था, ये आया था और इसके साथ क्लिनिकल यूजेस और इसके एडवर्स इफेक्ट्स आए हुए थे। समझ आइए? अच्छा, जो मिट्रोनिडाजोल है ना, ये बहुत अच्छी ड्रग है लेकिन इसकी हाफ लाइफ थोड़ी सी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 400 मिलीग्राम वाली फ्लैजिल मेडिसिन यूज कर रहे हैं ना तो हमें दिन में 2 बार इसकी टेबलेट्स देनी पड़ती हैं। लेकिन जो टिनिडाजोल है ना, वो क्या है, इसकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है। तो हमें टिनिडाजोल की ना सिर्फ एक ही मेडिसिन देनी पड़ती है सारे दिन में। तो क्या होता है, वो पर्सन जो होता है वो ट्रीटेड रहता है। लेकिन फ्लैजिल जो है मिट्रोनिडाजोल, इसकी हमें 2 मेडिसिन यूज करनी पड़ती हैं तो क्योंकि इसकी हाफ लाइफ थोड़ी सी कम होती है और टिनिडाजोल जो होती है इसकी हाफ लाइफ थोड़ी सी ज्यादा होती है। सो दिस इज मिट्रोनिडाजोल। अब इसका क्लिनिकल यूज सबसे इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन हाँ ये इस बार प्रोफ में आया था। इसके इन्होंने क्लिनिकल यूजेस पूछे हुए थे, साथ में इसकी टॉक्सिसिटी आई हुई थी, एडवर्स इफेक्ट्स आए हुए थे। ये 2 चीजें आपको कुछ नहीं आता है ना एमबीबीएस में से, आपने इसके मैकेनिज्म ऑफ क्लिनिकल यूजेस और एडवर्स इफेक्ट्स कभी भी नहीं भूलने। तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स और इसके क्लिनिकल यूजेस फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। अब आप देखें, सबसे पहले
ये जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ये एमसीक्यूज भी आता है, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस अगेंस्ट ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस बेसिकली ट्राइकोमोनस वेजिनैलिस पैरासाइट होता है, उसके अगेंस्ट ये ड्रग ऑफ चॉइस है। जियार्डियासिस, ये भी एक पैरासाइट है, ये भी डायरिया कॉज करवाता है, फाउल स्मेली डायरिया, ठीक है, उसके अगेंस्ट ड्रग ये यूज होती है मेट्रोनिडाजोल। इसके अलावा गार्डिनेला वेजिनैलिस, ये बैक्टीरिया होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया, सी डिफिसाइल एंड बी फ्रेजिलिस। आपने देखा था सी डिफिसाइल क्या था, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवा रहा था, उसके लिए भी ड्रग ऑफ चॉइस है मेट्रोनिडाजोल। उसके बाद जीआई अल्सर्स हो जाते हैं एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से, एच पाइलोरी भी बैक्टीरिया होता है। अभी जब आप लोग ये बैक्टीरिया और पैरासाइट जब पढ़ लेंगे ना, आपको इनकी और ज्यादा नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये दीज आर द 6 आई थिंक क्लिनिकल यूजेस जो कि आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। ट्राइकोमोनियासिस, जियार्डियासिस, गार्डिनेला वेजिनैलिस, एनारोबिक बैक्टीरिया जिसमें बी फ्रेजिलिस एंड सी डिफिसाइल आता है, और एच पाइलोरी के अगेंस्ट ये चॉइस ऑफ ड्रग होती है। ये देखें, ये इसके क्लिनिकल यूजेस ये बताए हुए हैं। अमीबियासिस जो कि अभी हम एंटोमीबा हिस्टोलिटिका पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट इफेक्टिव है। जियार्डियासिस के अगेंस्ट। ट्राइकोमोनियासिस जो होता है ना, ये आपका बेसिकली पैरासाइट होता है ट्राइकोमोनस वेजिनैलिस, ये आप लोग अपनी पैरासाइटोलॉजी में पढ़ेंगे। ट्राइकोमोनियासिस, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, एच पाइलोरी, इनके अगेंस्ट जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस या फिर यूज होते हैं मोस्ट ऑफन फ्रीक्वेंटली। अच्छा, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका जो है, ये जो पैरासाइट है, इसकी वजह से 3 डिजीजेस होती हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ये क्या करता है, ल्यूमिन के अंदर भी इन्फेक्शन कॉज करवा रहा है और टिश्यू के अंदर भी इन्फेक्शन कॉज करवाता है। तो जो ल्यूमिन के अंदर इन्फेक्शन होता है उसको कहते हैं अमीबियासिस, जिसमें क्या होता है, आपको ब्लडी डायरिया होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इंट्राएब्डोमिनल इन्फेक्शन। इंट्राएब्डोमिनल इन्फेक्शन बेसिकली वही होगा कि पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और क्या होगा, डायरिया स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरा इसका टिश्यू वाला जो इफेक्ट होता है वो होता है हिपैटिक अमीबिक एब्सेस बना देता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बेसिकली वो पैरासाइट है जिसकी वजह से ये 3 डिजीजेस होती हैं। वैसे स्टार्ट में क्या होता है, सिर्फ ये अमीबियासिस और इंट्राएब्डोमिनल इन्फेक्शन ही होता है, लेकिन अगर ये इन्फेक्शन जो है सीवियर हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा लीथल हो जाए, लंबे टाइम के लिए हो जाए, तो ये जाके आपके लीवर को भी डैमेज कर देता है। अब इसके एडवर्स फैक्ट्स, इसके एडवर्स फैक्ट्स में वही पुरानी बातें लिखनी है कि जीआई इरिटेशन हो गई, हेडेक हो गया, लमनेस करवा देता है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सब स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? अच्छा, तो ये क्या करता है, आपके पैरेस्थीजिया करवा देता है। आपने अपने डायूरेटिक्स वाले चैप्टर में भी जो कार्बोनिक एसिड एंड हाइड्रेज इनहिबिटर्स थे, एसिटाजोलामाइड, उसमें भी देखा था, वो भी पैरेस्थीजिया करवाता था। इसी तरह जो मेट्रोनिडाजोल है वो भी पैरेस्थीजिया करवा देती है। दूसरे नंबर पे ये डार्क कलरेशन ऑफ द यूरिन करवाती है। अब इसकी जो रीजन है कि यूरिन को डार्क क्यों करती है, कभी आपने नोटिस किया फ्लैजिल खाने से यूरिन डार्क कलर का हो जाता है, डार्क ऑरेंज या डार्क येलो आता है? उसकी रीजन यही होती है कि जो मेट्रोनिडाजोल है ना, जब ये मेटाबोलाइज होती है एक्सक्रीट होने के लिए, तो ये एजो मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है। जो एजो मेटाबोलाइट होता है ना, बेसिकली उसका जो कलर होता है ना, वो एजो मेटाबोलाइट यूरिन में एक्सक्रीट होता है, और जो यूरिन में कलर आ रहा होता है ना, उस एजो मेटाबोलाइट का कलर आ रहा होता है। तो बेसिकली जो कलर आता है फ्लैजिल खाने से, आपको डार्क यूरिन कलर आ रहा होता है, वो उसकी कन्वर्जन जब हो जाती है फॉर एक्सक्रीशन के पर्पज के लिए, उसको कन्वर्ट होना पड़ता है इनटू एजोमेटाबोलाइट। तो उस एजोमेटाबोलाइट के कलर की वजह से आपका यूरिन जो होता है वो डार्क कलर का हो जाता है। इज इट क्लियर? उसके बाद इसकी थोड़ी सी सीवियर और सीरियस टॉक्सिसिटी भी डेवलप होती है। सबसे पहले पेशेंट के अंदर न्यूट्रोपीनिया हो जाता है। कोई बच्चा मुझे रीजन बता सकता है इसके अंदर न्यूट्रोपीनिया क्यों हो रहा है? चलो मैं बताती हूँ। ये देखो, ये है एक पर्सन का जीआईटी, चलो स्टमक है, इसके अंदर ये सारे पैरासाइट्स हैं, ठीक है। अब मेट्रोनिडाजोल आई और उसने क्या किया, उसने इन पैरासाइट्स को आके किल कर दिया, ठीक है। जब ये पैरासाइट्स आके किल हो गए, तो अब ऑब्वियसली
अब इनकी लाशों को भी तो कहीं ठिकाने लगाना है ना, इनके डेब्रिस को भी तो हम लोगों ने कहीं पे फेंकना है। तो यहाँ पे हमारा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम एक्टिवेट होता है और यहाँ पे हमारे जो होते हैं न्यूट्रोफिल्स फौरन से आते हैं और न्यूट्रोफिल्स आके इन जो किल्ड पैरासाइट्स होते हैं इनको इनगल्फ करते हैं और यहाँ से डेब्रिस को रिमूव करते हैं। तो इस सारे काम करने के लिए तो अब ये वाले जो पैरासाइट, ये जो न्यूट्रोफिल्स होंगे जिनके अंदर इनगल्फ पैरासाइट्स हैं, ये हमारी स्प्लीन में जाएंगे। स्प्लीन में जाके ये क्या करेंगे, अपने आप को तोड़ फोड़ का शिकार हो जाएंगे और सारा दोबारा रिसाइकल हो जाएगा और जो हमारे बोन मैरो होगा वो दोबारा से व्हाइट ब्लड सेल्स को बना देगा। ठीक है, तो इस वजह से फॉर सम टाइम, थोड़े से टाइम के लिए हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रोपीनिया हो जाता है, क्योंकि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो इस डेब्रिस को क्लीन करने के लिए यूटिलाइज हो जाते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रोपीनिया है इस पेशेंट को। उसके बाद जिस तरह हम लोगों ने कल पढ़ा था ना कि डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस आते हैं, किस ड्रग के आते थे डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस, बताओ मुझे। ग्रीजियोफल्विन के आते थे। इसी तरह डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन होता क्या है कि बेसिकली जब कोई पर्सन अल्कोहल इनटेक करता है ना, तो क्या होता है उसको उसे सही तरह चला नहीं जा रहा होता, उसकी स्लर स्पीच हो जाती है और क्या होता है उसको डिजीनेस फील हो रही होती है। तो ये वाले जो सिम्टम्स है ना अल्कोहल पीने से जो आते हैं, हमने इन सिम्टम्स को नाम दे दिया डाइसल्फिराम लाइक सिम्टम्स का। ठीक है, अब जो मिट्रोनिडाजोल है ना, अगर हम इसको बहुत ज्यादा अमाउंट में इनटेक कर लेना, बहुत ज्यादा मेडिसिन इसकी ले लें एक दिन में, तो हमें इस तरह ही डिजीनेस फील होना स्टार्ट हो जाती है, एटेक्सिया हो जाता है और साथ में हमें क्या होता है स्लर स्पीच हो जाती है। इसलिए कभी भी अल्कोहलिक्स को हम लोग ने मीट्रोनिडाजोल नहीं देनी, क्योंकि उनके अंदर पहले ही वो सिम्टम्स आ रहे होते हैं और अगर हम उन पेशेंट्स के अंदर ये मीट्रोनिडाजोल दे देंगे तो उनके अंदर और ज्यादा एग्रेवेट कर जाएंगे ये वाले सिम्टम्स, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाएंगे, उनसे बिल्कुल चला नहीं जाएगा, बात नहीं की जाएगी। ठीक है, तीसरी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी ये होती है, एक तो ये इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी इसकी ये होती है कि जो एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स होते हैं ना, जिसमें आप लोगों ने वॉरफ्रीन पढ़ा था, ठीक है, ये ना उसके इफेक्ट को पोटेंशिएट कर देता है, ज्यादा करवा देता है। अब वॉरफ्रीन क्या कर रही थी, आपकी बॉडी के अंदर एंटीकोएगुलेशन कर रही थी, तो ये ब्लड की विस्कोसिटी इतनी ज्यादा कम करवा देता है। अगर कोई पर्सन एंटीकोएगुलेंट्स ले रहा है तो उस पर्सन को हम मिट्रोनिडाजोल नहीं देते, क्योंकि उस पर्सन के अंदर क्या होता है, मिट्रोनिडाजोल एंटीकोएगुलेंट का इफेक्ट ज्यादा पोटेंशिएट करवा देता है। एज अ रिजल्ट ब्लड की विस्कोसिटी बहुत कम हो जाती है, ब्लड बहुत ज्यादा जो होता है डाइल्यूट हो जाता है, पतला हो जाता है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स के अंदर भी हम जो है ड्रग्स ये वाली मेट्रोनिडाजोल प्रेफर नहीं करते। फिर हमने देखा कि जब प्रेगनेंसी में हम लोगों ने ये मिट्रोनिडाजोल फ्लैजिल दी, या फिर जो नर्सिंग मदर थी जो फीड करवाती थी अपने बेबीज को, उनके अंदर दी, तो उनके अंदर भी कोई हमें इतने अच्छे इफेक्ट्स नजर नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि ये ड्रग जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, सेफ नहीं है टू यूज इन प्रेग्नेंट फीमेल्स। ये क्लियर है सबको एडवर्स इफेक्ट्स? जीआई इरिटेशन, हेडेक, पेरेस्थीजिया, डार्क कलरेशन ऑफ द यूरिन, ये इसके सिंपल माइल्ड वाले साइड इफेक्ट्स हैं, जो कि अगर आप एक या दो मेडिकेशंस ले रहे हैं दिन में उनकी वजह से आ रहे हैं। सीरियस टॉक्सिसिटीज की क्या है, आपने ये वाले पॉइंट्स नहीं भूलने, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन, पोटेंशिएशन ऑफ द कोमरीन एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, और न्यूट्रोपिनिया भी नहीं भूलना। अच्छा, उसके बाद अगर अब मिट्रोनिडाजोल बहुत बदकिस्मती से किसी पर्सन के अंदर जो है, हम कह सकते हैं कि क्या हो गई है, वो हो गई है, रेजिस्टेंट हो गई है, अब हम मिट्रोनिडाजोल यूज नहीं कर सकते। तो जो सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग होती है वो होती है एमिटीन। आपको निमोनिक याद है, मैंने आपको बताया था, मैक का निमोनिक बताया था, MEC। मिट्रोनिडाजोल फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है, अगर ये नहीं दे सकेंगे तो एमिटीन्स देंगे, एमिटीन्स नहीं दे सकेंगे तो फिर क्लोरोक्विन देनी पड़ती है टिश्यू एमीबिसाइड के लिए। ठीक है, तो ये देखें, जो एमिटीन्स है ना, ये ना सिंपली प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को इनहिबिट करती हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कभी भी नहीं पूछा जाता। इसका यूज क्या होता है, मिट्रोनिडाजोल के जो रेजिस्टेंट केसेस होते हैं उनमें यूज होती हैं ये। उसके बाद एमिटीन्स को हमने फर्स्ट चॉइस ड्रग क्यों नहीं रखा, ये तो बहुत अच्छी ड्रग थी,
इसको फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग ना रखने की रीजन ये थी क्योंकि ये कार्डियोटॉक्सिक होती है, ये क्यूटी प्रोलोंगेशन कर देती है, इसलिए एमिटीन्स को कभी भी फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग नहीं रखते, हमेशा मेट्रोनिडाजोल ही फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होती है। उसके बाद क्लोरोक्वीन मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दी है। अगर हमारे पास अब कोई ऑप्शन ना हो तो फिर हम इस पेशेंट के अंदर एंटोमीबा हिस्टोलिटिका के पैरासाइट को किल करने के लिए क्लोरोक्वीन दे देंगे एज अ टिश्यू एमीबिसाइड। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द ल्यूमिनल एमीबिसाइड। अब हम ल्यूमिनल एमीबिसाइड को डिस्कस करेंगे। जो ल्यूमिनल एमीबिसाइड्स होते हैं ना, ये बेसिकली क्या करेंगे, जो जीआईटी का ल्यूमिन होता है ना, जिसना ये हमारा स्टमक है, ठीक है, जो स्टमक है इसका जो ल्यूमिन है, इस ल्यूमिन के अंदर भी तो ये पैरासाइट्स हैं, ये देखें इस तरह पैरासाइट्स पड़े हुए हैं। जो ड्रग हमने मेट्रोनिडाजोल दी थी वो तो थोड़े टाइम के लिए आई थी, उसने सिर्फ 2 स्पीशीज को किल किया, लेकिन अभी भी फर्दर बहुत सारी स्पीशीज जो थी हमारे पास यहाँ पे पड़ी थी पैरासाइट की, और फिर ये ब्लड में चली गई थी मेट्रोनिडाजोल, और ब्लड में जाके इसने लीवर को जाके ट्रीट किया था। लेकिन जो अब लीवर, जो हमारे ल्यूमिन में अब जो पैरासाइट बच गए हैं, इनको भी तो किल करना है ना, क्योंकि ये भी दोबारा से ब्लड में जाके इन्फेक्शन करवा सकते हैं। तो हम सेफ साइड पे रहने के लिए पेशेंट को, अगर किसी पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट अमीबियासिस का इन्फेक्शन होता है तो हम उसको ये दोनों ड्रग्स देते हैं, ल्यूमिनल एमीबिसाइड भी देते हैं और साथ में हम उसको टिश्यू एमीबिसाइड भी देते हैं, ताकि हम सेफ साइड पे रहें, दोबारा इन्फेक्शन रिकर होने का चांस बचे ही ना हमारे पास, ठीक है। अच्छा, जो सबसे पहली ड्रग है ल्यूमिनल एमीबिसाइड की, वो होती है डाइलोक्सानाइड फ्यूरोएट, ठीक है। ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है एसिम्प्टोमेटिक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस के लिए। मतलब अगर किसी पर्सन को कोई सिम्टम नहीं आ रहा, उसको हल्की सी बस पेट में दर्द है, ठीक है, और उसके लीवर में भी अभी इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हुआ, उसके ब्लड में भी इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी उसको, अगर हमें थोड़ी सी सस्पिशन है कि हो सकता है इसको पैरासाइट का इन्फेक्शन हो, तो हम डाइलोक्सिनाइड फ्यूरोएट उस पेशेंट के अंदर दे सकते हैं। सो डाइलोक्सिनाइड फ्यूरोएट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एसिम्प्टोमेटिक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। दूसरे नंबर पे, ये भी मैंने बिल्कुल इसी तरतीब से लिखे हैं, इसका निमोनिक है डिप, जिसना ल्यूमिन है ना, ल्यूमिन के अंदर सारी चीजें डिप हुई होती है ना, ठीक है, तो इस तरह इसका निमोनिक है डिप। सबसे पहली ड्रग होती है डाइलोक्सानाइड फ्यूरोएट, सेकंड ड्रग है आइडोक्विनोलोल। आइडोक्विनोल जो होती है ये माइल्ड टू सीवियर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए यूज होती है। आपने एक बात याद रखनी है कि जो ल्यूमिनल एम्बिसाइड होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को ट्रीट कर रहे होंगे, ये कभी भी लिवर में जाके इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ल्यूमिन के लिए स्पेसिफाइड है, ठीक है। तो आइडोक्विनोलोल क्या होगी, इसका थोड़ी करेगी। और पैरामोमाइसिन जो होती है, अगर कोई आइडोक्विनोलोल से रेजिस्टेंट हो जाता है तो हम उसको पैरामोमाइसिन देते हैं। अच्छा, पैरामोमाइसिन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, वो कहते हैं कि एक पर्सन था, उसको एड्स था, एड्स का पर्सन था। अब एड्स के पर्सन को आपको पता है कि सारे के सारे इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा चांस होता है, ठीक है। तो उसको ना लेशमीनियासिस हो गया। लेशमीनिया जो है ना, ये भी आप लोगों का एक पैरासाइट है, ये भी आप लोग पढ़ेंगे। लेशमीनिया जो हो गया, अब हमने इस पेशेंट को ट्रीट करना है, तो इस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, एड्स के पेशेंट में अगर लेशमीनिया हो जाए तो हम इन्हें इसको ट्रीट करने के लिए पैरामोमाइसिन देनी है, ठीक है। इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस पेशेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली अकरिंग एमसीक्यू आता है। सो ल्यूमिनल एम्बिसाइड मुझे बताएं सब बच्चे चैट बॉक्स में, नाम बताएं, निमोनिक क्या ल्यूमिनल एम्बिसाइड का? और टिश्यू एम्बिसाइड का क्या निमोनिक था? मैक। मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाते हैं ना सब स्टूडेंट्स, ये वही वाला मैक है, बस उसमें ई नहीं आता। अच्छा, अब ये ना आपकी मिनी में ना एक टेबल है, ठीक है, मिनी का एक टेबल है, उसमें क्या है कि ये ना ड्रग ऑफ चॉइस लिखी हुई है, देखें इसमें अगर आपको ये टेबल याद हो जाता है तो इस टेबल से आप लोगों के बहुत सारे एमसीक्यू सोल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एमसीक्यू आता है एसिम्प्टोमेटिक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है किसी पेशेंट को, तो आपने ड्रग ऑफ चॉइस क्या देनी है, डाइलोक्सानाइड फ्यूरोएट। अगर किसी को माइल्ड टू मॉडरेट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है तो आपने एक टिश्यू एमीबिसाइड ऐड करना है, साथ में आपने ल्यूमिनल एमीबिसाइड देना है, ठीक है। ल्यूमिनल एमीबिसाइड में सबसे पहले हम डाइलोक्सानाइड फ्यूरोएट ही देते हैं, जब इसकी रेजिस्टेंस आ जाती है फिर हम जो है आइडोक्विनोल या फिर पैरामोमाइसिन की तरफ जाते हैं।
और टिश्यू एमीबिसाइड में मेट्रोनिडाजोल ही हमारी प्रेफर्ड ड्रग होती है। जब इसकी तो रेजिस्टेंस आती है तब हम एमिटीन्स वगैरह प्रेफर करते हैं, ठीक है। अगर सेवरल स्फीयर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाए तब भी मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल प्लस ल्यूमिनल एजेंट। और अगर हिपैटिक एब्सेस हो जाए विच इज अ स्वेरेस्ट फॉर्म ऑफ द एंटोमीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्शन, उसके साथ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डिजीज हो जाए तो उसके लिए भी मेट्रोनिडाजोल साथ में ल्यूमिनल एजेंट देते हैं, ठीक है। और ये ऑल्टरनेटिव एजेंट्स आपको पता ही है, मैंने आपको निमोनिक से याद करवा दिए हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा इनको एज इट इज याद भी करना चाहता है तो कर सकता है। वैसे अगर आप इनको नहीं याद नहीं भी करेंगे तो आपको पता है कि डाइलॉक्सिनाइड फ्यूरोएट के ऑल्टरनेटिव में आपने आइडोक्विनोल और पैरामोमाइसिन देनी है, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल के आपने ऑल्टरनेटिव में क्या दे सकते हैं, एमिटीन्स दे सकते हैं। सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज। ये क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने एंटोमीबा हिस्टोलिटिका भी खत्म कर ली। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द टोक्सोप्लाज्मोसिस एंड न्यूमोसिस्टिस। मैंने आपको जब हम लोगों ने सल्फोनामाइड एंड फ्लोरोक्विनोलोन वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी आपको बताया था टेस्ट में कि न्यूमोसिस्टिस जिरोविशियाई जो है पैरासाइट कंसीडर किया जाता है। और जो है हम इसको क्या कहते हैं कि कुछ एम्बिग्यूटी ये है कि ये फंगस भी है, कुछ कहते हैं ये पैरासाइट भी है, लेकिन अब इसको पैरासाइट में ही रखा जाता है। तो ये आपका पिछले टेस्ट में एमसीक्यू भी आया था कि टोक्सोप्लाज्मा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। तो क्या है बताएं सब बच्चे टोक्सोप्लाज्मा की ड्रग ऑफ चॉइस? बस लेक्चर खत्म होने लगा है, 2 से 3 मिनट और। सल्फाडायाजीन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टोक्सोप्लाज्मोसिस। और न्यूमोसिस्टिस जिरोविशियाई की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? हम ट्राइमेथोप्रीम और सल्फामिथोक्साजोल का मिक्सचर देते हैं, कोट्रीमाजोल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब जो आपने ये जो आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, इसमें आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ना, एक्सेप्ट आपको सिर्फ और सिर्फ इन लिस्ट करना आना चाहिए इन ड्रग्स को, ठीक है। इन लिस्ट में आपने कोट्रीमाजोल और एंटीफोलिक एसिड जो ड्रग्स हैं वो लिखनी है। सल्फोनामाइड, पेरीमेथामीन, एटोबाक्यून अभी हमने की, पेंटामिडीन भी आप लोग, ये भी एंटीफोलिक एसिड होती है। सो दीज आर द list of drugs which is used for toxoplasmosis and pneumocystis, ठीक है। अच्छा, अब हमारी ये लास्ट स्लाइड है, ड्रग विच इज यूज फॉर लेशमीनियासिस। लेशमीनिया का मैंने आपको बताया ये एक टीएमपी एसएमजी जो है ये ट्राइमेथोप्रीम सल्फामिथोक्साजोल, टीएमपी होता है ट्राइमेथोप्रीम, एसएमजी होता है सल्फामिथोक्साजोल, इनके मिक्सचर को हम कोट्रीमाजोल कहते हैं। जो लिशमीनिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरासाइट है, इंपॉर्टेंट सॉरी कह रही हूँ, मतलब बहुत लीथल पैरासाइट है। इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ये विसरल भी होता है, ये क्यूटेनियस भी होता है, ये सब क्यूटेनियस भी होता है। और ये जो सैंड फ्लाई होती है एक, ये उसके थ्रू स्प्रेड करता है। तो जो सैंड फ्लाई है ना, बेसिकली ये जो कोयटा होता है ना, जो कोयटा है वहां पे ना सैंड फ्लाई के हैबिटेट्स हैं बहुत ज्यादा, और उन लोगों में लिशमीनिया का इन्फेक्शन बहुत ओफनली अकर हो जाता है। तो जो कोयटा के लोग हैं ना, उन वहां पे इतनी ज्यादा ओपनली लिशमीनिया का इन्फेक्शन होता है, तो गवर्नमेंट ने वहां पे लिशमीनिया सेंटर्स बनाए हुए हैं उन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। पंजाब वाली साइड पे लिशमीनिया का इन्फेक्शन इज नॉट वेरी कॉमन, क्योंकि यहाँ पे सैंड फ्लाई जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है उसके जो है हैबिटेट्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये बहुत तेजी से स्प्रेड नहीं होता। ये कोयटा वगैरह जो है वहां के प्रोविंसेस में बहुत मोस्ट ओपनली स्प्रेड होता है। अच्छा, अब इसके बारे में जो एक एमसीक्यूज आता है वो यही आता है कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लिशमीनियासिस। लिशमीनिया की जो ड्रग ऑफ चॉइस है इसका सिर्फ आपको नाम आना चाहिए, दिस इज स्टीबो ग्लूकोनेट। स्टीबो ग्लूकोनेट जो है इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। अब इसका साइड इफेक्ट क्या है? इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि ये भी क्यूटी प्रोलोंगेशन करती है। पीछे हमने एमीबियासिस में कौन सी ड्रग की थी जो क्यूटी प्रोलोंगेशन करती थी? किसी बच्चे को याद है? टिश्यू एमीबिसाइड थी, एमिटीन। एमिटीन जो थी, ये देखो, जो एमिटीन थी ये क्यूटी प्रोलोंगेशन करती थी, ठीक है। इसी तरह ही जो ये स्टीबोग्लूकोनेट होती है ये भी क्यूटी प्रोलोंगेशन करती है। उसके बाद मैंने आपको एक एमसीक्यूज बताया था कि जो एड्स के पेशेंट होते हैं उनके अंदर लिशमीनिया का इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। तो एड्स के पेशेंट में हम पैरमोमाइसिन जो होती है वो ड्रग देते हैं प्रेफर्ड,
इसके अलावा अगर स्टीबोग्लूकोनेट की रेजिस्टेंस आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, पेरमोमाइसिन या पेंटामिडीन ये ड्रग यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स। लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, तो ये जो एंटी हेलमिन्स हैं ये अब शायद हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। वैसे इस चैप्टर में से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं करना, सिर्फ इनकी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है और इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे लगता है अब सैचुरेशन हो गई है, बच्चों को समझ भी नहीं आएगी, इसलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के साथ कवर करेंगे। ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट एससीक्यूज। आप लोगों को समझ आ गई है पॉइंट्स की? टेस्ट एंटी प्रोटोजोल तक होगा, एंटी हेलमिन्स नहीं इंक्लूड होंगे। कल टेस्ट सोच रहे हैं कि 27 की कल 27 रमजान मुबारक है, तो शायद कल हम छुट्टी दे दें, तो टेस्ट आपका फिर परसों होगा। अच्छा, मेट्रोनिडाजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर है सबको? मलेरिया की प्रोफाइल एक्सिस के लिए हम कौन सी ड्रग देते थे? और अगर मेफ्लोक्विन की रेजिस्टेंस आ जाए तो हम कौन सी ड्रग प्रेस्क्राइब करेंगे? शाबाश, डॉक्सीसाइक्लिन। अच्छा, अब मुझे आप लोग ये बताएं कि क्विनीन की रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, तो सॉरी, क्विनीन की बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी होती है, तो क्विनीन की जो टॉक्सिसिटी होती है इसको हम कॉम्पनसेट करने के लिए, कम करने के लिए कौन सी ड्रग्स देते हैं साथ? टॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, साथ में क्लिंडामाइसिन देते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्विनीन की टॉक्सिसिटी में सिंकोनिज्म होता है, सिंकोनिज्म की 5 मुझे कौन बच्चा बताएगा, क्या क्या चीजें होती हैं 5 सिम्टम्स सिंकोनिज्म के? टिनाइटस सबको क्लियर है? अब टिनाइटस होता है कि कानों में आवाजें गूंजती हैं, रिंगिंग इन द ईयर। शाबाश, ठीक है। और अच्छा, मुझे अब बताएं मेट्रोनिडाजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये आपने एज इट इज मेट्रोनिडाजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है कि रिडक्टिव बायो एक्टिवेशन होती है नाइट्रो ग्रुप की बाय फेरिडोक्सिन प्रोटीन। मेट्रोनिडाजोल की हाफ लाइफ ज्यादा है या टिनिडाजोल की हाफ लाइफ ज्यादा है? आई थिंक सब स्टूडेंट्स को क्लियर है ये। आपने अच्छा, मुझे लास्ट में मेट्रोनिडाजोल की टॉक्सिसिटी बता दो सब स्टूडेंट्स। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट ने डाइसल्फिराम और कोमरिन वाले एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट पोटेंशिएशन ये पॉइंट्स नहीं भूलने। सिंपल तो सब लिख देते हैं, हेडेक, जीआईटी, इरिटेशन, लेकिन ये जो स्पेसिफिक है ये नहीं किसी ने भूलने। अच्छा, लिशमीनिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? और एड्स के पेशेंट में अगर लिशमीनिया हो जाए तो हम कौन सी ड्रग देंगे? फेरिडोक्सिन ह्यूमंस के सेल में होती है, लेकिन वो उसको एक्टिवेट कर सकती है, लेकिन ये जो होता है स्पेसिफिकली मतलब प्लाज्मोडियम के ही फेरिडोक्सिन से एक्टिवेट हो रहा होता है। जो फेरिडोक्सिन प्रोटीन होती है ये हमारे थायराइड हार्मोन्स वगैरह बनाने के लिए यूज होती है। पैरमोमाइसिन देते हैं। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर है। सो हम अब क्लास एंड करते हैं।
लिशमेनिया के पेशेंट्स में जिनको एड्स होता है उनके लिए हम पेरमोमाइसिन दे सकते हैं। चलें ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गई होगी, थोड़ा सा नेट का इशू था, नेक्स्ट टाइम इसको मैं ठीक करने की कोशिश करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। सब स्टूडेंट्स को समझ आई है अच्छे से लेक्चर की? बाकी आप लोगों को ये जो चीजें हैं तब क्लियर होंगी जब आप लोग माइक्रो में ले लेंगे, इसको पढ़ेंगे ना, क्या कहते हैं, सारा पैरासाइटो फंजाई ये सब आप पढ़ लेंगे, तब आप लोगों को ये चीजें कीमो और ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।